ठीक है, राइट। नमस्कार सभी को। मेरा नाम सुजय ओझा है और मैं एडवाइज़र हूँ WRMS संस्था में। आप सभी का स्वागत है आज इस वेबिनार पे, जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। एक ब्रॉड टॉपिक है इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड्स। जीवनी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है हरियाणा के रेफरेंस में। तो आज इस ब्रॉड कैटेगराइजेशन को हमने डिस्कस करने के लिए आज एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है। ये स्विस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, SDC, उनके साथ में पार्टनरशिप में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। बैकग्राउंड मोटा मोटा यही है कि इस समय जैसे हम देख रहे हैं कि जो जो एग्रीकल्चर कंडीशंस हैं विद इन इंडिया हो या ग्लोबल लेवल पे भी हो, जो चैलेंजेस अकर कर रहे हैं ब्रॉडली कॉमन ही हैं। वो मतलब किसी भी कंडीशंस पे आप जाएंगे तो सेम चैलेंजेस मिलके उभर के आ रहे हैं। वो यील्ड्स के लिए है या रिस्क किस तरीके से मिटिगेट कर पाए उस तरीके के हैं। और रिस्क जो हैं वो भी क्लाइमेटिक रिस्क हैं, कुछ रिस्क हैं अपने सॉइल कंडीशंस के कारण होते हैं, कुछ क्रॉप रेसिड्यूज के प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे पेस्ट एंड डिजीज के रिस्क हैं इन्वॉल्व। ये और सही राइट इनपुट्स की अवेलेबिलिटी पे है, और राइट एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस की नॉलेज ट्रांसफर पे है। ये मेजर इश्यूज हैं इस समय एग्रीकल्चर का जो जो कंसर्न कर रहे हैं। हाँ, और इसके अलावा पिछले 1-1.5 साल में जब से ये पैंडेमिक हुआ है कोविड-19, तो इसमें काफ़ी काफ़ी संख्या में हमारे किसान भाई और फार्मिंग कम्युनिटी इफेक्ट हुई है। जो जो कॉमन पब्लिक इफेक्ट हुई है वो अपनी जगह है, बट जो ग्रोअर है, जो जो ग्रो करता है, जो जो किसान है या उस कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको इफेक्ट होने से फ्रंट एंड जो होता है अपना, जिसमें खाद्य चेन, फूड सप्लाई चेन का जो पार्ट है वो डायरेक्टली हिट होता है। तो ये वाला सेगमेंट में जो हिट हुआ है, इसके कारण दिक्कतें आई हैं सप्लाई चेन में। मेजरली ये कि अगर खेत पे फसल तैयार थी तो फसल की पहुंचाने के लिए जो सप्लाई चेन एग्जिस्ट करती थी वो डिस्टर्ब हो गई, तो फसल पहुंच नहीं पाई मार्केट्स। और अगर मार्केट्स में लेने के लिए खरीदार बैठे थे तो उनके पास में फूड सप्लाई चेन का इनकम्प्लीट होने या डिस्टर्ब होने के कारण उनके पास में खाद्य सामग्री सही समय पे पहुंच नहीं पाई। ये जो मिसमैचेस हुए हैं, एंड इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, जो किसानों को दिक्कतें हुई, ये चीज़ों में ये पैंडेमिक ने काफ़ी असर करा। इसके बावजूद भी, हिट होने के बाद भी, प्रोडक्शन फिर भी इस तरीके से थोड़ा सा रेगुलाइज हो गया है, और खेती का जो प्रोड्यूस है मार्केट्स में अवेलेबल हो रहा है। कीमतें वापस जो नॉर्मलाइज हो सकती थी वैसी हो रही हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें एड्रेस करने के लिए हमको। बट और जो पिछले साल जो नए फार्म लॉज आए हैं, वो फार्म लॉज का किस तरीके से उनका असर हो रहा है फार्मिंग कम्युनिटीज़ को, ये मोटे मोटे मुद्दे हैं। किसानों ने अपने जो ग्रुप्स बनाए हैं, फार्मर ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं, उससे क्या फ़ायदे मिल रहे हैं। FPOs कुछ बड़े बने हैं, कहीं पे FPCs बन गए हैं। तो ये जो कोऑपरेटिव एफर्ट्स जो बने हैं, इससे क्या फ़ायदे हो रहे हैं या इनसे कुछ कलेक्टिव स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है, ये सारे मुद्दे हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे। और इसीलिए ये हमने आज का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था। तो हमारे आज मेन जो ऑडियंस है वो भी हम किसान भाई और हमारे उसी कम्युनिटी के लोग हैं। तो हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो स्पीच रहेगा, ये भी हम कोशिश करेंगे इंग्लिश, हम हिंदी एंड इंग्लिश ही कर पाएँ। इंग्लिश के टेक्निकल टर्म्स आएंगे, बट हिंदी में ज़्यादातर हमारी बोलने की सभी की चेष्टा रहेगी। हमारे पास में आज बहुत अच्छा लाइनअप है स्पीकर्स का, वो हम शेयर करेंगे अभी एक जैसे सीक्वेंसेस आएंगे। बट आज ओपनिंग रिमार्क्स के लिए मैं इनवाइट करता हूँ मिस्टर अनुज कुंबत को। अनुज जो हैं वो WRMS संस्था के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं एंड को फाउंडर भी हैं। 2004 में WRMS इन्होंने स्टार्ट करी थी अपने पार्टनर मिस्टर सोनू अग्रवाल के साथ में। बदकिस्मती से आज नहीं है वो हमारे साथ में। तो अनुज जो है वो, अनुज आप शेयर करेंगे अपने थॉट्स इस वेबिनार के ऊपर और ये टॉपिक के ऊपर, एंड आल्सो मे बी योर ओपनिंग रिमार्क्स फॉर दिस। Sure, थैंक यू सुजय एंड सभी
लोग यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे उपस्थित हैं उनको मेरा नमस्कार। जैसा कि सुजय ने आपको बताया, हम ये वेबिनार्स कराते हैं। जो सीरीज ऑफ वेबिनार है ये एक एसडीसी का प्रोग्राम है, स्विस डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, उसके अंडर में ये प्रोग्राम हम करते हैं। बेसिकली हम एसडीसी के साथ कुछ एफपीओस के साथ मिलके एक सेक्यू फार्म जो हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस है, इसके अंदर हम फार्मर की उत्पादकता और उनकी इनकम को बढ़ाते हैं और उसको गारंटी भी करते हैं। वो हम ऑफर करते हैं। इसको ऑफर करने के लिए बेसिक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम फार्मर्स की लाइवलीहुड या आजीविका जीविका है जिसको हम इंक्रीज करें खेती के थ्रू, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाके। और सिंस इसके अंदर क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता होती है किसानों की तरफ से, किसान खेती को इम्प्रूव करने के लिए, व्हेन आई एम सेइंग इन्वेस्टमेंट, बेटर सीड एंड पेस्टिसाइड्स, नई तकनीक के बीज और खाद और अलग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के अंदर और इरिगेशन में शायद थोड़ा सा एक्सपेंस बढ़ेगा, बट इम्प्रूवमेंट ऑन यील्ड उससे ज़्यादा और कहीं ज़्यादा होता है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसा अमितेश आपको आगे बताएंगे, वो ये है कि फार्मर की जो लॉसेस हैं या जो यील्ड लो हो जाती है उसको, ऐसे इंस्टेंसेस को और ऐसे मौक़ों को कम करने से टोटल एवरेज यील्ड जो है किसानों की वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि मैक्सिमम यील्ड को हम बहुत बढ़ा देंगे, हम किसानों की लोअर यील्ड्स को बढ़ाएंगे ताकि उनकी जो एवरेज यील्ड है 2 4 5 सालों की, वो सब रोज हर साल उनकी लोअर यील्ड्स बढ़ जाए, नीचे की यील्ड्स ज़्यादा ज़्यादा यील्ड ज़्यादा नीचे नहीं जाए, जो कि किसी एक ऐसे कारण से जैसे बारिश या फिर कोई और वेदर कंडीशंस के कारण नीचे जाती है। तो ये हम फार्म लेवल पे करते हैं। अमितेश जी इस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा आपको बताएंगे, बट आज का जो वेबिनार है उस पर हमारा फोकस ये है कि हम जो एफपीओ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और जो दूसरी संस्थाएं हैं जो आजीविका के क्षेत्र में काम कर रही हैं किसानों के साथ, वो कैसे इस इकोसिस्टम को डेवलप करती है और कैसे किसानों की मदद करती है, और उन संस्थानों से किसान क्या फायदा पा सकते हैं, और वो किस तरह मदद करती है किसानों के पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को या उनके मार्केट लिंकेजेस करवाने में, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और उनसे हम सुनना चाहते हैं कि किस तरह और की समस्याएं किसानों को आती है, उनको आती है, और क्या किया जा सकता है, और किस तरह किसान की का प्रोडक्शन एज वेल एज उसकी इनकम को बढ़ाया जा सके। तो पूरे वेबिनार का यही उद्देश्य है कि इम्प्रूविंग रूरल लाइवलीहुड्स, कैसे हम कृषि आजीविका को इम्प्रूव करें। मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, और मैं सुनना चाहूँगा बाकी जो यहाँ पे स्पीकर्स हैं उनको, और वो जो कहना चाहते हैं इस सिलसिले में, इस बात को, और इसको हम आगे बढ़ाना चाहेंगे और उसको हमारे काम में भी हम लाना चाहेंगे, जो उनके सजेशंस हैं, जो उनके इनपुट्स हैं उनको। थैंक्स अ लॉट, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। थैंक यू अनुज, थैंक यू फॉर शेयरिंग द ओपनिंग रिमार्क्स। ये एक डायरेक्शन भी देता है कि हमको जो फोकस है हमारा फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, उनसे किस तरीके से बेनिफिट्स किसानों को पास ऑन हो रहे हैं कलेक्टिव एफर्ट से, वो एक डिस्कशन का पॉइंट भी बन जाता है। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, ब्रॉडली स्पीकिंग, तो we move on to the first topic of this webinar. हम बात करेंगे इस टॉपिक पे, टॉपिक है द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूअर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज फॉर बेटर फार्म मैनेजमेंट। जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उसका इफेक्टिवनेस फार्म मैनेजमेंट में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए हमारे पास में मिस्टर करमचंद हैं। करमचंद जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं हरियाणा एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में हमिटी कहते हैं संस्था को। करमचंद जी ने बैचलर्स एग्रीकल्चर और मास्टर्स इन एग्रीकल्चर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से किया है हिसार से, और इनका जो स्पेशलाइजेशन रहा है वो है प्लांट ब्रीडिंग,
एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सीड टेक्नोलॉजी। लगभग 24 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है करमचंद जी के पास में, और इनका जो फोकस है रिसर्च में है और फार्म मैनेजमेंट इनका फोकस एरिया, सीड प्रोडक्शन फोकस एरिया, एक्सटेंशन में भी काफ़ी काम किया। तो करमचंद जी इस समय जो हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर में, एंड ही आल्सो डायरेक्टर एट हमीरती इंस्टीट्यूट। करमचंद जी आप प्लीज वेलकम, एंड आप अपना शेयर कर सकते हैं थॉट्स यहाँ पे। थैंक यू। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ पहले की, और सबसे पहले आज के सेमिनार में आयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण वेबिनार में शामिल करने के लिए, और मैं अपने विचार ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी फॉर बेटर मैनेजमेंट। जैसा कि मैं 24 साल से डिफरेंट कैपेसिटीज में किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 2 साल से मैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी देखता हूँ, जहाँ पर हमारे एफपीओज भी ट्रेनिंग के लिए आते हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी इसमें रहते हैं, साथ साथ ऑफिसर्स को भी हम। तो डिफरेंट जो हमारा सिस्टम है कि कहाँ हमारे गैप्स हैं टेक्नोलॉजी में, हमें किस तरह से उसको ट्रांसफर करना है, टेक्नोलॉजी के गैप्स कहाँ है, उसका गैप्स कहाँ है, तो सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ प्लानिंग करते हैं इंस्टीट्यूट में भी और अपने फील्ड लेवल पर भी। तो आज का जो सेमिनार है, इसमें मैं सभी दोस्तों को नमस्कार करता हूँ, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स उन सभी को मेरा नमस्कार। प्रबंधन किसी ऑफिस का हो या किसी कंपनी या किसी फर्म का, तो उसके बेहतर प्रबंध हेतु हम किसी न किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी के प्रयोग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी फार्म प्रबंधन, नवीनतम तकनीक या अन्य जो भी तरीके हैं उससे निपटान करते हैं। बार बार से अपने अपने कार्य क्षेत्र का इसमें हम दायरा बढ़ाते हैं, और ज़्यादातर आज के एक नई टर्म्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृषि के क्षेत्र में आने वाले जितने भी एफपीओज हैं, ये एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य भी रखा है, और इसमें बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं भी देने की इसमें कहा है कि उनको प्रशिक्षण देंगे, हम उनको ऑफिस मैनेजमेंट के लिए सारी बात करेंगे, और उनकी जितना लेखा जोखा अकाउंट किस तरह से तैयार करते हैं, वित्तीय सहायता क्या देनी है, कितने नंबर्स पर हम वित्तीय सहायता दे सकते हैं, ये सारी बातें एफपीओज के उसमें भी ये सारी बातें रखी गई थी। तो इस के संदर्भ में मैं एफपीओज जो कृषि के क्षेत्र में इस समय कार्य कर रहे हैं, तो मैं क्रॉप कल्टीवेशन, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट हेतु विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा हमारे जो एप्स नवीनतम तकनीक पर या सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं उसमें जो बनाए गए हैं, उन पर हम बिल्कुल फोकस कर सकते हैं, और रोजमर्रा की जितनी भी डीलिंग्स है उसमें हम नई जितने एप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, उस पर डाटा कलेक्शन पे, और फार्मर बहुत वेल अवेयर है आप इससे, जैसे फार्मिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन डाटा है, सभी हमारे जितने भी एफपीओ जानते होंगे। इसमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा, क्रॉप बुकिंग और अन्य जितने भी ऑनलाइन कोई भी स्कीम लेनी है, उस पर पूरा किसान अपना ब्यौरा दर्ज करता है। एक एकड़ में उसने कौन कौन सी क्रॉप्स की बिजाई की है, उसको ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए अकाउंट्स की डिटेल भी मेंशन करनी पड़ती है, और उसको किसी आड़तिया के बीच में इस तरह की जरूरत भी नहीं पड़ती कि सीधा उसके ऑनलाइन पिछले 1-2 सीजन से हमने देखा सीधा पैसा आ रहा है, और अपनी क्रॉप्स का वो मंडी तक भी उसमें सिलेक्ट करता है कि मैंने इस मंडी में इस क्रॉप की जो है ना बिक्री करनी है और इस मंडी में इसको बेचना है। तो पूरे तरह से सारा जितना भी उसका डाटा है वहाँ कैप्चर हो जाता है। इस वक्त किसान को तो सहायता हो ही रही है, साथ साथ हमारी सरकार को, विभाग को, प्रोक्योरमेंट एजेंसी जितनी है उन्हें भी इससे बहुत अच्छा फायदा हो रहा है कि हमें पता चल जाता है अभी समय रहते कि हमें इतनी क्रॉप्स लगी हुई है हमारे हरियाणा प्रदेश में इतने एरिया में, और एवरेज वाले समय में इसमें आएगा, तो उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट एजेंसियां खरीद की तैयारियां करने में हमें काफी सुविधाएं मिलती हैं, और किसानों को भी इसका समय रहते बहुत लाभ होता है। इसके साथ साथ क्रॉप बुकिंग जो आज की डेट में नया कंसेप्ट है, इसमें हम साथ साथ पैरेलल उसको वेरीफाई
वेरीफाई भी करते हैं और एक एक एकड़ को कि हमें पता चल जाए कि एक्चुअल एरिया हमारा कितना है। इसके आने से किसानों के कई जो पार्टीशन के डिस्प्यूट्स थे वो भी दूर हुए हैं। एक जो मुश्तरका खाते था जितना, और उससे भी उसमें उनको काफी सहायता मिली है। उसके साथ है हमारी दूसरी ई मौसम यानी वेदर ट्रैकिंग की। अब मैं बात करूं तो वेदर ट्रैकिंग से हमारे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 4 दिन पहले 5 दिन पहले उनको वेदर का इंफॉर्मेशन एडवांस में हमारे HAU हिसार द्वारा, जो कि इंडिया में नंबर 1 रहा है फोरकास्टिंग में, और सूचनाएं मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारी तैयारियां इसमें वेदर के हिसाब से भी करते हैं कि उसने बिजाई कब करनी है, उसने खेत तैयार कब करना है, सिंचाई कब करनी है। तो ये सारी तैयारियां वेदर ट्रैकिंग ऐप है और मैक्सिमम फार्मर्स हमारे इससे जुड़े हैं और उनको बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं कहता हूँ कि मैरिज तक भी लोग कई बार शॉर्ट ड्यूरेशन पे छोटे फंक्शंस करते हैं तो हमारे पास कॉल आती है कि सर बताना है कि बारिश का शेड्यूल कब है। तो फार्म मैनेजमेंट के साथ साथ सोशल मैनेजमेंट में भी ये बहुत हमारे इसमें सहायता मिलती है। और सोयल एंड वाटर सेंसर्स भी अब कुछ एडवांस फार्मर्स कई जगह, जैसे हम रिसर्च स्टेशन पे जाते हैं, उनको विजिट कराते हैं कि आप इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए ये भी एक नए इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें कितना पानी देना है कितना नहीं देना है, क्योंकि एक एक्सपोजर विजिट में काफी किसानों को दिखाते हैं और बताते भी हैं। सोयल एंड वाटर सेंसर्स और यूज ऑफ ड्रोन्स इन क्रॉप मैपिंग और कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। अभी पिछले हाल ही दिनों में, पिछले साल आजकल में ही बहुत बड़ा, कई सालों बाद हमने पहली बार देखा था कि लोकास्ट का बहुत बड़ा अटैक हुआ था, खासकर साउथ हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उसमें। तो उसमें हमने मैनुअल कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की, भरपूर कोशिश की, लेकिन उस लेवल तक, उस एक्सटेंट तक हम नहीं पहुंच पाए उसको कंट्रोल करने में। और अंत में भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने, राजस्थान सरकार ने मिलकर ये उसमें निर्णय लिया कि ड्रोन से इसको कंट्रोल करेंगे। और ड्रोन से इफेक्टिवली कंट्रोल हुआ, ड्रोन का यूज हुआ और वहां परमिशन ली गई, परमिशन लेके ड्रोन्स का हो गया। तो इसलिए हम क्रॉप मैपिंग में, इमेजिनरी क्रॉप्स इमेजिनरी लेने में, या फसल बीमा योजना में भी आने वाले समय में कई बार सेमिनार्स में, मीटिंग्स में चर्चा होती है कि हम इतनी टीम्स लगाते हैं सर्वे के लिए, लॉस असेसमेंट के लिए पर्टिकुलर विलेजेज में, तो ये नहीं हो पा रहा। आज हाल ही के दिनों में स्वामित्व स्कीम चली है हरियाणा में, जो लाल डेरा की जमीनें थी उससे भी, उसमें इसका प्रयोग बहुत लार्ज स्केल पर हुआ और हम उस जमीन का कहीं भी प्रयोग नहीं कर पाते थे। मान लो किसी ने सिक्योरिटी के लिए उस जमीन का प्रयोग करना है, लोन लेने के लिए करना है, क्योंकि हालांकि प्रॉपर्टी है और बहुत कॉस्टली प्रॉपर्टी, तो उसमें भी ड्रोन की सहायता से ये संभव हुआ। तो ये ड्रोन से का जो उपयोग है आने वाले समय में कृषि के क्षेत्र में बहुत लार्ज स्केल पर मैं तो समझता हूँ यूज होगा और इसकी जरूरत भी आने वाले समय में, क्योंकि जो लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर से हटती जा रही है। जैसे जैसे इंसेप्शन हुआ मनरेगा के इंसेप्शन के बाद एग्रीकल्चर लेबर यहाँ से हटती चली गई और मैकेनाइजेशन हुआ। मैकेनाइजेशन के साथ साथ अब जब फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लोकलाइज रिस्क में या इल्ड बेस पर जब भी हमारे पास सर्वे इमीडिएट आता है कि ये 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना, तो बड़ा इम्पॉसिबल महसूस होता है। तो अब हम सिफारिश भी करते हैं सरकार से कि ये ड्रोन्स मैपिंग करा दी जाए। पूरा इंडेंटेशन आ गया, पूरे एरिया में जल भराव हो गया, कहीं हेल स्टॉर्म हो जाता है, तो हमें 24 आवर्स में उसको सर्वे करके देना होता है। तो उसमें ये ड्रोन्स आने वाले समय में समझता हूँ यूज होगा और हमें इसके बारे में, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जरूर इसके बारे में हमें समझना चाहिए, सीखना चाहिए इससे, और इसकी एप्लीकेशंस की भी एडवोकेसी हमें करनी चाहिए। एक और फार्म एप्स हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर जितने भी एस्टेब्लिश्ड हैं जो कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स को गवर्नेंस करते हैं, हम 80% सब्सिडी पर प्रोवाइड करा रहे हैं ये जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं। तो वो कस्टम हायरिंग सेंटर एस्टेब्लिशमेंट, उसमें हमने पिछले सालों में फार्म एप्स का यूज किया कि मेरे विसिनिटी में 4 कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं 2 गाँव में, तो किसानों को इम्प्लीमेंट्स चाहिए किराए पे, उन्होंने अपने फार्म ऑपरेशन कराना है, उस प्राणी का प्रबंधन करना है, जितना स्टबल है उसको मैनेज करना है, जमीन में लॉक करके और आगे दूसरे प्रोसेस करने हैं, वेजिटेबल्स की अलग अलग इम्प्लीमेंट्स है।
तो उसमें उस फार्म ऐप पर जाके उन्होंने रजिस्टर किया और इसमें दोनों का फायदा हुआ, कस्टम हायरिंग सेंटर ओनर्स को भी फायदा हुआ, किसान को भी फायदा हुआ कि उसको तो शेड्यूल बन गया उसका कि मैंने कल किस दिन किस किसान के खेत में ये ऑपरेशन करना है, और उसको बिल्कुल पता नहीं लगा कि भाई आसपास ढूंढने से पता लगा कि 4 मेरे बगल में है और फला जो मेरे बिल्कुल क्लोज है थोड़ा दूर है उसके पास ये इम्प्लीमेंट है। और इस ऐप के माध्यम से मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहूंगा हमारे कैथल में, कि मैं पिछले साल से यहाँ हूँ। एक एफपीओ था जो कि फसल अवशेष प्रबंधन में काम करता था, उन्होंने 2 एफपीओ ज्वाइंट हुए, दोनों ने काफी लोगों को जोड़ा, ट्रैक्टर ट्राली वालों को जोड़ा, लेबर्स को जोड़ा और एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया। ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया फार्म्स ऐप का सहारा लेते हुए। उन्होंने उन इंडस्ट्रीज को लोकेट किया पहले कि जहां वो सप्लाई कर सकते थे, 2 इंडस्ट्रीज को चूज किया और उसकी विसिनिटी में ही पहले कार्य किया और उस एरिया को चुना जहां वेजिटेबल्स, जहां विंडो कम है खेत तैयार करने में, विंडो कम था कि वेजिटेबल्स की सोइंग करनी थी, उसको सारा चूज करके उस एरिया को पहले मैनेज किया और मैनेज करने पर साथ सारी बेल्स बनाकर उस स्ट्रा की, पैडी स्ट्रा की उन फैक्ट्रीज में भेजा और 1.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 1.5 करोड़ में से उसने 2 एफपीओ ने एग्जाम्पल बेस्ट था तो का और सक्सेस स्टोरी बनाई और डिफरेंट मीडिया जी भी हमारे पास आए और जब हमने बताया कि हमने पूरा मैनेज किया, 99% हमारा स्ट्रा मैनेज हुआ और नो डाउट कि पर्यावरण तो सुधरा ही, सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हुई, किसानों की आय बढ़ी और उस सक्सेस स्टोरी को पीएमओ से हमारे पास कॉल आई कि सक्सेस स्टोरी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उस हमारी सक्सेस स्टोरी का जिक्र किया। तो ये एक नवीनतम तकनीक है, उसका रोल है कि हम किस लेवल पर इसको अपनाकर कहां तक बढ़ सकते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया की बात करूं तो मेरे क्षेत्र से बहुत पुराने फार्मर हैं, मेरे दोस्त हैं, सरदार हरपाल सिंह जी बाजवा शेर सैदा से क्षेत्र में पेवा ब्लॉक के पास पड़ता है। उन्होंने मशरूम कल्चरिंग में, मशरूम कल्टीवेशन में थोड़े स्मॉल स्केल पर काम किया। फिर उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से उनको जोड़ा, डिमांड और सप्लाई पर नजर रखी और उन्होंने कहा कि आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इस ग्रुप में डालें आपके कितनी मशरूम आज तैयार, आपने कितनी वो पैक कर दिया। तो उसके बाद उसने नजर रखी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को अपनाते हुए मैरिज वालों से कांटेक्ट किया, शादी के कार्ड छापने वालों से कांटेक्ट किया और कि मेरे पास आज की डेट में इतना मशरूम है और मैंने इतना मार्केट में इतनी सप्लाई हो सकती है क्योंकि पीक मैरिज सीजन होता है। तो उसी हिसाब से उन्होंने रेट डिसाइड किया, पूल कर दिया, पूरे प्रोडक्शन को पूल किया। पूल करने उपरांत एक सप्लाई चेन और एक मार्केटिंग चेन बना दी, सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए, एप्स का प्रयोग करते हुए। तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा मुनाफा करना और बहुत बेस्ट एंटरप्रेन्योर है, आज पेवा ब्लॉक में पड़ता है। कभी कभी आप विजिट करना चाहें, बहुत बढ़िया। उसके बाद उसने कंपोस्ट खाद बनानी शुरू की, सभी जितने भी मशरूम ग्रोवर्स थे, पर एक छोटे से किसान ने वहां से बढ़कर धीरे धीरे लोनिंग भी स्टार्ट कर दी कि आप सप्लाई चेन में दें, मार्केटिंग करेंगे, जो प्रॉफिट है ये सब देंगे। इसके साथ में समझता हूँ कि ये दोनों तकनीक का फायदा लेकर हम सोशल मीडिया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, हम दूध दही, पुनीत जी भी जुड़े हुए हैं, मैं जानता हूँ बहुत अच्छा चलाते हुए देखा था अभी, तो वो काम करते हैं इसमें एफपीओ का मिल्क प्रोडक्शन पे, और दूध दही, आपका फूल फल सब्जियां, क्योंकि फूलों का भी बहुत, तो मैरिज का सीजन को हम देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक को अपनाकर बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं इसमें। मैं पीएम किसान की बात करूं तो पीएम किसान से नो डाउट हमारे पास, करमचंद जी 1-2 मिनट और ले लीजिए। जी ओके। पीएम किसान की बात करें तो 6,000 रुपए हम किसानों को देते हैं प्रति वर्ष, तो उसमें भी हमारे पास भी बहुत अच्छा डाटा है, बिल्कुल फिल्टर डाटा है कि किस किसान पे कितनी जमीन है,
उसका लैंड होल्डिंग कितना है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कितने कि हम उनको देते हैं, क्योंकि वो ऑनलाइन है सारे का सारा डाटा। तो इन सब तकनीकों का मैं समझता हूँ प्रचार प्रसार हम करें, ज्यादा से ज्यादा करने उपरांत इसमें हम किसानों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। और बहुत सी और भी तकनीकें हैं, आपने 2 मिनट कहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम दोबारा बैठेंगे और ठीक है संजय जी, तो थैंक यू, 2 मिनट मेरे पूरे हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया आपका बहुत करमचंद जी, आपने एक्चुअली शुरुआत सही दिशा में आपने दी कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएगी बेटर प्रोडक्टिविटी और किसान को और सशक्त बनाने में। और उदाहरण भी आपने बड़े अच्छे दिए उसमें, जैसे जो पराड़ी वाला तो खैर आपका केस स्टडी मतलब हाईएस्ट लेवल तक पहुंच गई, पीएम ऑफिस तक, बट उसके अलावा भी जो आपने तरीके बताए, जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स के जो एडवांटेजेस हुए, या किसान ने एप्लीकेशन के थ्रू अपने नियरेस्ट मार्केट्स उसने आइडेंटिफाई करके वहां पे लेके गया, ड्रोन से आपने लोकस्ट को मैनेज करा, आप मतलब हरियाणा एंड राजस्थान गवर्नमेंट्स मिलकर दी। सो ये टेक्नोलॉजी के अच्छे उत्तम एग्जांपल्स हैं ये, और यही बताता है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ हमको भी इंटरवेंशंस लेकर आने पड़ेंगे और उसका यूज करते हुए अपनी खेती को और सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। ये एक ब्रॉड आउटलाइन है आपकी उससे। मैं अभी दूसरी वीसी में हूँ, थोड़ी देर में आपसे फिर कनेक्ट होता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हम मूव करते हैं फर्दर। नेक्स्ट स्पीकर हमारे साथ में हैं अमितेश जी। अमितेश वाइस प्रेसिडेंट हैं क्लाइंट सर्विसिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट एट WRMS। ये बोलेंगे, आज उनके टॉपिक है डिलीवरिंग सिक्योर फार्म्स हरियाणा स्टोरी, मिटिगेटिंग फार्म लेवल रिस्क्स एंड इम्प्रूविंग लाइवलीहुड्स। मोटे मोटे तौर पे सिक्योर फार्म मॉडल जो WRMS का है उसके बारे में अमितेश आज बताएंगे, और ख़ास तौर पे हरियाणा के रेफरेंस पे, जहाँ पे इन्होंने अपनी टीम के साथ में फार्म के खेत, किसान के खेत के लेवल पे रिस्क को किस तरीके से मैनेज करा और जीवनी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करने में ये मॉडल काम आया, उसके विषय में बात करेंगे। अमितेश बेसिकली जो है ही इंजीनियर है, बीटेक कंप्यूटर साइंस में और MBA मार्केटिंग में है। लगभग 18 साल से काम कर रहे हैं इंश्योरेंस, मेडिकल और बैंकिंग के सेक्टर्स में। अमितेश, आप शेयर करना चाहेंगे अपना प्रेजेंटेशन? जी जी, धन्यवाद, नमस्कार सबको मेरी तरफ से, एंड थैंक्स सुजय, सारे पैनलिस्ट और सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत वार्म वेलकम है। एंड आई थिंक करमचंद जी ने बड़े अच्छे नोट पे ये कनेक्ट किया है कि एक तरह से हमारे सिक्योर फार्म मॉडल का पुष्टिकरण है, जिसको मैं बोलूंगा काइंड ऑफ रिकन्फर्मेशन, रीअफर्मेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट बॉडी दैट उन्होंने डायरेक्ट AI बोला, और ये कैसे टेक्नोलॉजी को किसान, और ये एक अमूमन कहने में आता है कि नहीं किसान अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। दैट इज व्हाट सिक्योर फार्म का एक बेस है, हमारी जो थिंकिंग और जो हमारी फिलॉसफी थी, हाउ सिक्योर फार्म प्रोग्राम गॉट इनटू, उसका जेनेसिस क्या है। अब मैं आपको एक एंड आई आल्सो ब्रिंग इन, पहले थोड़ा साउंड ऑफ कर देता हूँ, आई लिमिट माय प्रेजेंटेशन एंड मैं अपने जो हमारे हरियाणा को जो सिक्योर फार्म प्रोग्राम को लीड करते हैं, हमारे सहकर्मी राहुल, उनको भी मैं लाना चाहूंगा। सो एंड ज्यादा क्योंकि वो एक ग्राउंड का जो फ्लेवर है वो ज्यादा अच्छे से दे पाएंगे, और यहाँ पे बहुत सारे HP और किसान भाई उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सुनना भी चाहेंगे कैसे उनकी ग्रोथ स्टोरी भी जो है हमारे साथ जो है लिंक्ड है। अब वेरी क्विक ब्रीफ अबाउट वेदर रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज WRMS, how we started. So as Anuj ने भी बताया और आपने अपने इंट्रोडक्शन दिया, Anuj and Sonu, they started the company way back in 2004, and संक्षेप में जो रिस्क मैनेजमेंट था किसान का, अराउंड किसान या जो भी इकोसिस्टम पॉलिसीज थी उस टाइम पे, मैं 2004 की बात कर रहा हूँ, दे वर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, हमेशा उसके अराउंड कुछ ना कुछ हमारा प्रोग्राम
बना रहे थे। दे वर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट किस तरह से किसान का जो रिस्क है वो कम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड डेयरी ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट, और किस तरह से हम जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जो किसान के हाथ में नहीं है, उसके बारे में क्या किया जा सकता है और किस तरह से उसको ब्लेंड किया जा सकता है इन अ सिंपल वे, ताकि किसान के लिए वो कोई एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ना लगे। और बट एट द सेम टाइम द आइडिया वाज कि उसको हमेशा एक बेटर प्रैक्टिसेस के टुवर्ड्स प्रमोट और उसको एक इनेबल किया जाए कि वो न्यू प्रैक्टिसेस को भी अडेप्ट कर पाए। बट एट द सेम टाइम जैसे अभी बता रहे थे, आज हम काफी विकसित है इकोसिस्टम, बट जब स्टार्ट किया था तो टेक्नोलॉजी और ये सब ये बहुत हैवी बातें लगती थी, और किसान भाइयों को ऑब्वियसली अगर आप खेती के बारे में बताने की कोशिश करेंगे तो उनको वो ऑलरेडी पता होता है, बट आपको न्यू चीज जो आई है उसको एक बड़े सरल तरीके से पेश करना होता है। तो हमने ये सारा जो जो ये इकोसिस्टम में काम करते हुए ये चीज समझी। फ्रॉम 2004 टू 2017 हमारा जो एक्सपीरियंस हुआ अक्रॉस इंटरनेशनल लेवल, अक्रॉस किस तरह से हमने किसानों के साथ काम किया, किस तरह से हमने गवर्नमेंट के मेजर प्रोग्राम, अभी करमचंद जी बता रहे थे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इनफैक्ट हम वन ऑफ द लीडिंग इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं आज भी जिन्होंने वो प्रोग्राम पैन इंडिया में किया है। एंड ऑल्सो वी वर वन ऑफ द पायनियर्स जिनके ड्रोन रिलेटेड प्रोग्राम्स भी जो है एग्रीकल्चर में, वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने उसको सहमति दी और हमने उनके साथ किया। बट हमने ड्यूरिंग दिस जर्नी ये हमें पता लगा कि एक किसान के लेवल पे, इंडिविजुअल फार्म लेवल पे अभी भी वो चैलेंजेस हैं। सो अराउंड 2017 हमारी जो अभी तक की जो नॉलेज, हमारा अभी तक जो बॉडी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है, हमने ये समझा कि किसान को अभी भी 1-to-1 में एक वो कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम सब सस्टेनेबिलिटी की बात जरूर कर रहे हैं, डबलिंग द इनकम की बात कर रहे हैं, बट अभी भी, और उसके अंदर टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है। हमने ये समझा कि टेक्नोलॉजी एक व्हीकल की तरह, एक बेस की तरह यूज हो सकता है, बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग। उसके अंदर किसी को उसके साथ शुरू से लेके आखिर तक जुड़ना पड़ेगा, जहां पे वेयर इज व्हाट सेक्यूफार्म प्रोग्राम इज, और ये उसके फार्म के लेवल पे, मैं एरिया लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके खुद के फार्म के लेवल पे। मेरा फार्म और साथ वाला फार्म दो अलग चीजें हो सकती हैं इन टर्म्स ऑफ फार्म की प्रॉपर्टी क्या है, मेरी प्रैक्टिसेस क्या है। और कई बार हम उसको जेनरिक में ले जाते हैं, किसान भाई भी जेनरिक में ले जाता है, पड़ोसी ने कोई प्रैक्टिस की मैंने भी वो कर दी, विदाउट नोइंग कि मेरी हिस्टोरिकल यील्ड क्या रही है या मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं। हमने उस चीज को समझा, उसको एक मॉडल करने की कोशिश की, एक साइंटिफिक अप्रोच लाने की कोशिश की है। एंड टुडे आई एम प्राउड टू से दैट वी हैव सर्व्ड अराउंड 2.5 मिलियन फार्मर्स। और अभी हरियाणा का जब हम स्टोरी लेके आएंगे, व्हाट एग्जैक्टली वी डिड इन हरियाणा, सो व्हाट इज दीज आर सम ऑफ आवर पार्टनरशिप्स। बट टाइम को देखते हुए, इफ आई कैन जस्ट कम डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम दैट वी थॉट अबाउट सेक्यूफार्म थिंग। हमें ये बिल्कुल समझ में आया, जैसे मैं पहले बता रहा था कि किसान, इनकम लो है, ये हमें सबको पता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के अंदर सब कहते हैं कि एक अमूमन एक माहौल है, उनको भी लगता है कि करना चाहिए, बट समवन हैज टू गेट डाउन टू, किसी को किसान के लेवल पे जाके बताना है कि सरल लैंग्वेज में सस्टेनेबल क्या है और कैसे हो। उसको जो चीज आती है उसी को थोड़ा सा चेंज करके उसके अंदर वो प्रैक्टिसेस लेके आना है। और यहाँ पे हमने अपने आप को इन्वॉल्व किया, हमने एग्री एक्सपर्ट्स, हमने कंसल्टेंट्स जो हमारे पैनल पे जो दिन रात एक कस्टमाइज प्रोग्राम बनाते हैं हमारे किसानों के लिए, जहां पे वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डाली हैं, जस्ट टू इंश्योर कि उस प्रोग्राम में स्मार्ट फार्मिंग सॉल्यूशंस भी आए, जिसकी वजह से उनकी जो यील्ड है और उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़े। उसी के अंदर हमने सस्टेनेबल फार्मिंग सॉल्यूशन जो है उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि उनको एक्स्ट्रा बहुत कुछ करना है। और जहां पे उनको कुछ एक्स्ट्रा करना था, दैट कुड बी जो कि कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए, नई तकनीक अडॉप्ट करने के लिए, सॉइल को रिलेटेड स्पेसिफिक सीड वैरायटी को लेके, या विंडो जो होती है उसके रिगार्डिंग कुछ अगर क्रॉप पैटर्न चेंज करना है, उसके लिए अगर वो जो एक परसीव्ड जिसको बोलते हैं रिस्क होता है कि मैं बहुत सालों से एक चीज कर रहा हूं, मगर मैं अगर नई चीज करूंगा, अगर वो वैसा नहीं हुआ तो क्या। दैट इज वेयर सेक्यूफार्म प्रोग्राम जो है डिफरेंट है, यूनिक है अपने आप में। हमने वहां पे उनको बोला कि आप हमारे साथ पहले दिन से, प्री सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग स्टेज तक आप हमारे साथ चलिए। हमारा जो पीओपी है, जो उन्हीं का पीओपी है, बट हमने अपने एक्सपर्ट से और
न्यू टेक्नोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट करते हुए, लोकल ज्योग्राफी को देखते हुए, एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए जो उसको चेंज किया है, आप वो सारा हमारे साथ करें। इट्स ए सर्विस लेवल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बावजूद भी अगर देर आर फैक्टर्स जो वेदर को लेके हैं, अगर उसके बावजूद भी कुछ ऐसा नुकसान होता है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम एक वैल्यू आपको अश्योर करते हैं, just to promote sustainable agriculture and just to promote that adoption of technology। और हमने ये बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे को आया अक्रॉस इंडिया। हरियाणा एक अपने में स्टोरी है जहाँ पे हमने कॉटन फार्मर्स, व्हीट फार्मर्स, इनफैक्ट पैडी फार्मर्स, टोमेटो फार्मर्स के साथ भी काम किया। सो टिपिकली what happens is, ये वाला पार्ट I would just keep it for my colleague Rahul to either take us through this, but मैं एक संक्षेप में सख्य फार्म प्रोग्राम कैसे इम्प्लीमेंट होता है। हम किसान भाई के पास पहुंचते हैं, when we start doing our campaign, उनके खेत पे जाते हैं, उनका खुद का जो इंडिविजुअल जो खेत है उसको जियो टैग किया जाता है। करमचंद जी भी जैसे बता रहे थे, एक ऐप के बारे में बता रहे थे, और हमने भी कस्टम हायरिंग सेंटर्स और उनके साथ बहुत काम करने की कोशिश की है। हमारी ऐप के थ्रू वो जियो टैग कर सकता है। जैसे आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में देख रहे हैं, ये एक किसान भाई का खेत है। ये जब ऑल ड्रिल डाउन होता है, मतलब और इसके अंदर की डिटेल होती है, वो अपनी ऐप के ऊपर अपने खेत की सारी डिटेल्स दे सकते हैं। जैसे ही मैंने उसको, हमारी टीम ने उसको डिजिटाइज किया, हमारे पास उनकी हिस्टोरिक डेटा आ जाता है। हम उनको बता सकते हैं कि क्या कमियां रही हैं अगर कुछ, और अगर हमारे पास इतनी विंडो है सोइंग से पहले कि मैं वहां पे सॉइल टेस्टिंग कर पाऊं, मैं उनको बता सकता हूं कि अगर कुछ कमियां हैं उनकी सॉइल में, प्रॉपर्टीज में, उनको क्या सही स्टेप लेने चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली कौन सी वेराइटी, कौन सी क्रॉप, तो सीजन के हिसाब से कौन सी वेराइटी और कैसे वो प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, हम वहां से उनके साथ जुड़ते हैं। एंड बहुत ही पीरियोडिकली और बहुत ही टाइम टू टाइम जिसको बोलते हैं, हम उनको एडवाइजरी, उनके साथ हम एक्सपर्ट सेशंस हम रखते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। हमारी ऐप में फीचर है जहाँ पे वो अपने खेत की फोटो लेके हमें भेज सकते हैं, प्लांट की फसल की फोटो लेके भेज सकते हैं। कोई कंडीशन ऐसी बन रही है उनको जहाँ पे कोई जिज्ञासा करनी है कि ये क्या हो रहा है, तो हम हमारे एक्सपर्ट एकदम से उनको बताते हैं। एंड देन ये पूरा प्रोग्राम जैसे आप देख पा रहे हैं, फ्रॉम सोइंग एडवाइजरी टू इरिगेशन प्लानिंग, जहाँ पे कितना पानी देना है या नहीं देना है। अब अगेन इसके पीछे बहुत सारा वर्क हो रहा है, सिंस हम मौसम का अनुमान जो है उसको यूज करते हुए, और हमारा एक डिपार्टमेंट है जो इस पे काम करता है। अगर मुझे पता है कि आज बारिश होने वाली थी या नेक्स्ट 3 दिन में इतनी बारिश होने वाली है, और अगर वो स्टेज इरिगेशन की है या स्प्रेइंग की है, तो मैं उनको एक बड़ा कस्टमाइज, जिसको बोलता है, बिल्कुल उनके लिए एक मैसेज भेजता हूँ कि अभी रुकिए, या ओवर ना हो जाए, या अगर ड्राई स्पेल मुझे पता लग रहा है कि बारिश नहीं होने वाली है और इरिगेशन का टाइम है, सो फिर क्या प्रोविजन उनको करने चाहिए। सो ये एक डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में हम उनके साथ शेयर करते हैं, जो उनके लिए एक सरल चीज है, जो उनको समझ में आए। एंड देन अकॉर्डिंगली जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है, अगर कुछ पेस्ट एंड डिजीज की कंडीशंस बन रही हैं, हम उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। वेदर रिलेटेड उनको जो हमें लगता है कि अगर हेल स्टॉर्म की कंडीशन है, या अगर तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, आपकी जो बारिश है अगर वो ज्यादा होने वाली है, तो अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया, उस इन्फॉर्मेशन को हम इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं। डेटा हमारे लिए है, बट उससे एक प्रोसेस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि उनके लिए वो यूजफुल हो, कि उनको करना क्या है, व्हाट टू डू इज इम्पोर्टेंट। एंड देन एट द एंड, एज इन अगर हार्वेस्ट के टाइम पे जो उनको जो सपोर्ट चाहिए होता है, और यहाँ पे जहाँ पे वो हमारा रिस्क का कंपोनेंट है, जैसे एक सामने एक टर्म शीट है जहाँ पे हमने उनसे बात किया कि आप हमारा ये सारा सर्विसेज जो हैं इनको लीजिए, और इनके साथ अगर आपको लगता है कि हमने आपको सारी एडवाइजरी दी, आपको हमने, और भी हमने उसमें ये भी बताया कि अगर किसी पर्टिकुलर टाइप का कीड़ा लगता है उसके अंदर, तो हमने उसके लिए उनके लिए एक उसके अंदर मिनिमम एक अमाउंट हमने उनको एक अश्योर किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आइडिया ये नहीं है कि 2 minutes 3 minutes। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं डालना चाहता था, बिकॉज सिंस वी हैव स्टेकहोल्डर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम, इसमें आइडिया ये नहीं है कि हम उनको क्लेम दें, आइडिया या उनको हम एक मुआवजा दें किसी भी तरह का, बिकॉज उनके लिए वो उतना मायने नहीं रखता है जितना मायना उनकी अच्छी फसल और ज्यादा पैदावार रखती है। आइडिया ये है कि सब कुछ करने के बाद भी, और ये कंडीशन जरूर है, जैसे अभी करमचंद जी भी बता रहे थे, लॉसेज हो जाते हैं, सर्वे करने पड़ते हैं। इन केस उन्होंने सारी प्रैक्टिसेस की, फिर भी कुछ कंडीशन जो हैं
जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ, एटलीस्ट हम उनकी कुछ भरपाई कर पाते हैं, सो दैट वो नेक्स्ट टाइम पे सेम सर्विसेज या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, या उससे उनका मुंह ना मोड़े कि नहीं मैंने तो सब कुछ करके देखा फिर भी नुकसान हो गया। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और हमने पिछले 6-7 सीजन में 2-3 साल में हमने ये देखा है। ओवर ए पीरियड किसान भाई इसको बहुत महत्व देते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं इस चीज को। वो समझते हैं कि कोई हमारे साथ है और हमें हेल्प कर रहा है इम्प्रूव करने की। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। वी हैव डायरेक्ट फार्मर्स हु आर टेकर्स ऑफ दिस प्रोग्राम। सो मैं यहाँ पे इसको खत्म करना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक टू टेक परमिशन फ्रॉम सुजय, अगर आई कैन ब्रिंग इन राहुल, हमारे कोलीग जो हैं, टू स्पेसिफिकली टॉक ऑन द हरियाणा स्टोरी। क्या राहुल आप आ सकते हैं? थोड़ा ब्रीफली बोलिए, अगर समय ज़्यादा नहीं होगा तो आप ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए हरियाणा एक्सपीरियंस मॉडल किस तरीके से आपने यूज़ किया। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ये मैं सभी एफपीओ व एफपीओ से जुड़े सभी किसान भाइयों का नमस्कार करता हूँ। हरियाणा में कुछ हम 4 वर्षों से काम कर रहे हैं, कुछ फसलों पे काम कर रहे हैं, धान, आलू, गेहूं और कपास और टमाटर की एक केस स्टडी है जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। ये आपके सामने एक टर्म शीट आपको शो हो रही है, जिस टर्म शीट में हम ये देख रहे हैं कि हम कौन कौन से पेस्ट हैं, कौन कौन से कीट हैं, कौन कौन से रोग हैं जो हम इसमें कवर करते हैं, जिनका कवरेज हम देते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड सर। ये कैसे हम कैसे हम फार्मर के पास पहुंचते हैं, इनके पास हम 1-to-1 फार्मर के साथ मीटिंग करते हैं, ग्रुप में भी मीटिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि हम कैसे काम करने वाले हैं, कैसे हम आपका बुवाई से लेके कटाई तक का आपको सॉल्यूशन देते हैं, कैसे हम सर्विस दे पाएंगे। ये पूरी कैंपेनिंग होती है। इसकी कुछ तस्वीरें हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। नेक्स्ट सर। इसके बाद जैसे ही फार्मर इनरोल्ड हो जाता है, वो हमारी सर्विस से जुड़ जाता है, फिर हम उसके बाद सर्विसिंग फार्म लेवल पे जाके दे रहे हैं। जिस एकड़ का हमने उसका जियो टैग किया होता है, जिस जियो टैग में हम उसको सर्विस दे रहे होते हैं, उसकी बुवाई से लेके कटाई तक, जो अमित सर ने भी आपको यहाँ पे बताया। सेकंड मैं भी इसमें कवर कर रहा हूँ कि कैसे सीड का सिलेक्शन कैसे हो, बीज कौन सा आपको डालना चाहिए, देन फिर उसके बाद आपको कौन से स्प्रे करने चाहिए, कौन से कीटनाशक डालने चाहिए, कितनी मात्रा में डालने चाहिए और कैसे डालने चाहिए। ये पूरा आप देख रहे होंगे। ये सारी एक्टिविटी हम खुद अपने फार्म लेवल पे जाके, हमारी जो नीचे टीम है, जो हमारे सर्वेयर्स हैं, वो जाके नीचे एक्टिविटी कराते हैं। और ये सारी की सारी एक्टिविटी मोबाइल के थ्रू कैप्चर होती है। मोबाइल में किसान भी अपने थ्रू करता है, हमारा सर्वेयर भी करता है। देन किसान अपनी, इसमें आप एक लास्ट इमेज देख रहे होंगे, किसान यहाँ पे प्लांट डॉक्टर सेक्शन है, जहाँ से अपनी कुछ इंक्वायरी भी पूछ सकता है कि हाँ ये जी इस क्रॉप में मुझे ये समस्या आ रही है, इसका निदान दे। तो यहाँ पे हमारे कृषि विशेषज्ञ उसका बिल्कुल उचित आपको समाधान देते हैं, आप उनसे बात करके या फिर उसको मैसेज के थ्रू। ये सर्विसिंग थी। देन इस बार हमने यहाँ पे टमाटर को मार्केट के प्राइस दिए। लाइक जैसे ये पदाना एक मंडी है जहाँ पे किसान भाई अपना टमाटर बेचते हैं। हमने उनको मार्केट लिंकेज करवाया, यहाँ पे बाजार से भी अच्छे दाम दिलवाए, जो उन्हें मंडी में प्राइस मिल रहे थे उससे भी अच्छे प्राइस उन्हें यहाँ पे मिले हैं। और वो उसी मार्केट लिंकेज की कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हमने कैसे किया है, कैसे पूरा सॉर्टिंग की, कैसे अपनी ये हमारे ही फार्म्स जो हमने जहाँ पे सर्विस दी है, हमारे सर्विस दिए हुए फार्म्स की तस्वीरें हैं जहाँ से हमने पूरा प्रोसेस दिखाया है। देन जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो मार्केट में जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, उनको हमने ये सेल किया है यहाँ पे मार्केट में। मैं उन कुछ जो हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका भी मैं आपको डिटेल्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में। स्लाइड नहीं दिख रही। तो उसमें कुछ जैसे आपका उड़ान हो गया, हरियाणा किसान मंडी है, एडकॉस किसान है जो गुड़गांव में है, कुछ एनसीआर जोन में काम करते हैं, सोनीपत में भी काम करते हैं। तो ये यहाँ से उसको बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है किसान को, और ये हम पूरा का पूरा ये कैप्चर कराते हैं ये एक्टिविटी। ये ओके ये सर, ये हो गया। राहुल हो गया आप? हाँ ये सर हो गया है सर, ये सर कवर है। ठीक।
थैंक यू राहुल, थैंक यू अमितेश। आपका मुझे लगता है टॉक यहीं तक ही था। राहुल वाज सपोज टू एंड दैट टॉक। तो एक ब्रॉडली जो आपने सखी फार्म मॉडल एक्सप्लेन किया है, जिसमें किसान के खेत के लेवल पे जो जो एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए जो जो प्रैक्टिसेस चाहिए, उसमें आप किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, और साथ में कैसे आप रिस्क को मैनेज करने के लिए उसको सशक्त बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडवाइजरीज, आपने शेयर किया। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, थैंक यू फॉर दैट। और अब हम नेक्स्ट स्पीकर पे आते हैं। नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर पुनीत सिंह थिन। पुनीत आज एक टॉपिक है, उस पर बोलेंगे, सस्टेनेबल हाउस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लीड्स टू रूरल लाइवलीहुड इनकम्स। पुनीत हैं, ही इज द डायरेक्टर हैं अभी नॉर्दर्न फार्मर्स मेगा एफपीओ में। और ये जो मेगा एफपीओ जो है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करता है वहाँ पे, एंड पुनीत हैज़ बीन लीडिंग दैट एफपीओ ब्रॉडली। पुनीत का अपना जो क्वालिफिकेशन, ही इज़ अ बीकॉम एंड एमबीए फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और ये मेंबर है नेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर में, और साथ में नेशनल कंसल्टेशन on doubling farmers' income to the Prime Minister's office, is also a member of that group. पुनीत को ICFA से नेशनल अवार्ड भी मिला एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। तो काफ़ी समय इन्होंने मार्केट लिंकेज, डेवलपिंग मार्केट लिंकेजेस को डेवलप करने में इन्वॉल्व किया, काफ़ी सशक्त हैं उसमें। पुनीत, आप शेयर करेंगे अपने थॉट्स रिलेटेड टू दिस, एंड कोशिश करेंगे 12 से 15 मिनट में हो जाए आपका टॉक। दैट विल बी जी थैंक यू। धन्यवाद जी। और सबसे पहले सभी पार्टिसिपेंट को मेरी तरफ से नमस्कार, और मैं शुक्रगुजार हूँ और बधाई देता हूँ WRMS और पूरी टीम को इस बड़े ही आई वुड से फ्रूटफुल वेबिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जहाँ तक मेरे अब टॉपिक की बात है, जिस पे मुझे हुक्म हुआ है बात करने के लिए, सस्टेनेबल फार्मिंग और लाइवलीहुड, जो हमारी रूरल इनकम है, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो एम्प्लॉयमेंट के सोर्स है, उसमें खेती के जरिए, सस्टेनेबल खेती के जरिए, जो टिकाऊ खेती है, हम अपनी इनकम कैसे वो इनकम को अफेक्ट करती है। तो दो हिस्से हैं इस पूरे टॉक के, विषय हैं दोनों को। मैं थोड़ा अलग अलग पहले थोड़ा ब्रीफ इस पे बात करूंगा, फिर इनका रिलेशन इस्टेब्लिश करने की मैं कोशिश करूंगा। That's nice. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, देखिए अगर मुझे बात शुरू करनी हो, और अगर मैं ये कहूँ कि अगर हमें ऑप्शन दी जाए किसी भी हमारे में, क्योंकि हम सभी भोजन 3 टाइम खाते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप कैसा भोजन खाना चाहेंगे, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरल तरीके से, बिना स्प्रे, बिना सिंथेटिक फर्टिलाइजर के, एक कुदरती तरीके से पैदा किया हुआ अनाज या भोजन या सब्जियां, या फिर जो बाजार में मिल रहा है जिसमें इनडिस्क्रिमिनेट यूज हुआ है खाद का, बीज का, दवाई का, स्प्रे का, और उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, 100 में से 100 लोग, मुझे यहाँ तक लगता है, वो यही कहेंगे कि अगर हम खाने के लिए बिना जहर वाली फसल मिले तो क्या बात। अब ये देखिए कि सस्टेनेबल और जो हम खेती छोड़कर जिस खेती पर हम आ चुके हैं, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से कर रहे हैं, 2 तरीके की खेती है। जब हम सस्टेनेबल खेती की बात करते हैं, तो पहले ये समझना होता है कि अगर हम सस्टेनेबल नहीं कर रहे तो दूसरी खेती कौन सी है। वो इंडस्ट्रियल खेती है, कमर्शियल खेती है, आप उसमें अलग अलग उसको नाम दे सकते हैं। और उसको करने की जो हमारे वजह थी वो यही थी कि जब एक समय था मिड 60s में, 70s में, जब हमें हमारे देश में अनाज की कमी आई, तो हमें केमिकल खेती की तरफ लेकर जाया गया। पॉलिसी मेकर्स ने, रिसर्च ने कुछ ऐसा एक इकोसिस्टम डेवलप किया ताकि हम अनाज पैदा करके अपने देश को वो जो फूड की शॉर्टेज से बाहर निकालें। उसकी एक अपनी जरूरत थी, आज भी है, क्योंकि जो छोटे फार्मर हैं और हमारे कम से कम जो इनकम कमानी है अपने बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर चलाने के लिए,
तो वो हमें मंडी पे जो गेहूं धान ज्यादातर हम हरियाणा पंजाब में कर रहे हैं, तो वो हमारी उसी एक ग्रीन रेवोल्यूशन वाली खेती का प्रारूप है। आप सभी उसको अच्छी तरह से जानते हो, उसके फायदे नुकसान भी हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं बात करूंगा कि सस्टेनेबल जो लफ्ज है ये बड़ा कॉमन हुआ है 2015 से, तो खासकर ये चलन में आया है। कई कई टर्म ऐसी होती हैं जिसको हम कई बार कहते हैं कि आजकल बहुत चल रहा है। जी जी जी। आजकल जैसे सप्लाई चेन की बात हो रही है, 3-4 हाँ साल डबलिंग फार्मर इनकम की बहुत बात हुई थी, सही उससे बात। पहले ये लफ्ज बहुत चला है प्रेजेंटेशंस में। उसका रीजन बताता हूँ कि 2015 में 17 जो यूएन के गोल हैं, सस्टेनेबल हाँ जो गोल्स यूनाइटेड नेशन ने जो डिजाइन किए, तो वो एक बड़ी डेवलपमेंट थी जो 2030 तक के लिए है, 15 साल के लिए 2015 में वो बनाए गए। उसमें सस्टेनेबिलिटी की ही बात की गई है पूरे दुनिया के लेवल पे। अब सस्टेनेबल फार्मिंग पे हम सीधा आते हैं, वो ये है कि बिना रिसोर्सेज को के साथ कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना मिट्टी को खराब किए हुए, बिना इन्वायरमेंट को खराब किए हुए, बिना जो हमारा एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है जिसमें सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, उनके साथ आने वाली जनरेशन के रिसोर्सेज को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए अगर हम जो खेती करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं प्रो नेचर हो, प्रो कंज्यूमर हो, ठीक है ना, वो जो फार्मिंग है उसकी हम जब बात करते हैं तो वो सस्टेनेबल फार्मिंग में आती है। इन जनरल एनीथिंग सस्टेनेबल इज गुड, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपका सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग हो, टिकाऊ जो चीज है उसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो कैसे हो सकती है, अब उसके मेथड क्या क्या है। मेथड क्या हो सकता है, सबसे बड़ा क्रॉप रोटेशन हम करें, टाइम टू टाइम ऐसी क्रॉप रोटेशन करें जो सॉइल की हेल्थ को सुधारने की तरफ लेके जाए, ना कि बिगाड़ने की तरफ। ऐसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करें जो मिट्टी को, पानी को, हवा को, हमारी हेल्थ को, कंज्यूमर की हेल्थ को खासकर अफेक्ट ना, बुरी तरीके से अफेक्ट ना करे। कुछ मशीनें हम ऐसी यूज करने शुरू कर चुके हैं जो नेचुरली हमें कॉस्ट इफेक्टिव तो लगती हैं, लेकिन लंबे समय में जब देखते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। और किसान भाई तो जब मैं कोई ये बात कह रहा हूँ तो उनके दिमाग में इमीडिएटली बहुत सारी ऐसी मशीनें आ गई होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल जब हम करते हैं, फॉर एग्जांपल रोटावेटर है। रोटावेटर जब से हमने शुरू किया है उसके रेगुलर हम डीप्लॉइंग को कम कर चुके हैं। बंद तो नहीं किया, लेकिन कम करने से क्या हुआ कि हमारी जो जमीन है वो पत्थर की तरह नीचे से सख्त हो रही है, जिससे जो पानी की जो सीपेज है वो कम हो रही है। तो जो नेचुरल हमारे सॉइल का टेक्सचर था वो बिगड़ना शुरू हो गया है। धान की अगर देखिए, धान जब सस्टेनेबल खेती की बात करें और धान का जिक्र ना हो, ये तो हो नहीं सकता। धान हमारे हालात में कितना सूटेबल है ये हम सभी जानते हैं, करना हमारी मजबूरी है। क्योंकि जितना चाहे हम शोर मचा लें, सस्टेनेबल की बातें कर लें, आज हमारे पास पैडी का खासकर कोई बदल नहीं है। और बदल इसलिए नहीं है कि जो मानसून आता है उसमें कोई आप क्रॉप अगर दूसरी लगाते हो तो हो सकता है एक दो बारिश को धान तो सह जाए, ज्यादा बारिश को या सूखे को हम अगर ड्रॉट सिचुएशन हो वो तो हम जमीन में से पानी निकाल के पूरा कर ही लेते हैं। लेकिन जब एक्सेस रेनफॉल आता है तो बहुत सारी अल्टरनेटिव क्रॉप हैं, मक्की फॉर एग्जांपल, उसमें टिकती नहीं है। कई चीजें जो क्रॉप साइकिल ऐसे डिजाइन किए गए हैं, कहने को सस्टेनेबल हैं, इनकम भी देते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। स्प्रिंग मेज जो हम एंड ऑफ मई और एंड ऑफ फरवरी में, मार्च में लगाते हैं, 2400 घंटे हमारी मोटरें चलती हैं, ऑटोमेटिक लगे हुए हैं, तब जाकर वो मक्की पैदा होती है। और यहीं हम अपनी स्टेट में इसको पानी मेरा पानी मेरी विरासत की जगह प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारी पॉलिसी मेकर से कई बार डिस्कशन हुई है, हमने ये समझाया कि पहले हम पानी की जो लागत को तो कैलकुलेट करें। पानी बचाने के लिए एक जगह से निकल के दूसरी जगह वही जो पानी ले रही है, वही जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है। और इसका तीसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि पैडी, पोटैटो और मक्की। देखिए पहले हम बासमती या धान 1509 वैरायटी है मान लो, बड़ी कॉमन हुई थी, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी थी। वो इसलिए लगाते थे कि हमारे ध्यान में बिल्कुल आलू होता था, जो पोटैटो, हो सकता मेरे साथी जो किसान खासकर जुड़े हैं पोटैटो वाले, काफी आलू वाले किसान हों, तो हमारे दिमाग में जब आलू की फसल होगी तो नेचुरली हम शॉर्ट ड्यूरेशन पैडी की फसल पे जाएंगे, जो बासमती एक एग्जांपल है। पानी हमने पहले तो पैडी में यूज करना है, उसके बाद पोटैटो में फर्टिलाइजर जितना किसी अलग क्रॉप में शायद नहीं हम डालते, लैंड प्रिपरेशन से लेकर वो एक्सेस जो फर्टिलाइजर है वो जाएगा पोटैटो में।
और उसके बाद जो हम लगाएंगे मक्की, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, 3 फसलें हम लगा रहे हैं। कैश क्रॉप बड़ी अच्छी है, बासमती में भी 2 पैसे बन जाते हैं, पोटैटो में भी बन जाते हैं, मक्की भी ठीक ठाक चलो रह जाती है। ठीक है, हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, लेकिन इकोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इसका अल्टरनेटिव अगर कोई साइंटिस्ट आज तक हमें बता पाए तो हम कभी कब के इस पे शिफ्ट हो जाते। सो फार्मर की जो डेफिनेशन है सस्टेनेबिलिटी की वो कुछ और है, प्रैक्टिकली उसको उस पर स्विच करने की उसकी उसकी मजबूरी कह लीजिए। और जो हम थ्योरेटिकली देखते हैं कि होना क्या चाहिए, ये तो हमें भी पता है भी होना चाहिए, यहाँ अलग अलग ट्रायल्स हुए हैं और ये शिफ्ट हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग के ऊपर आने का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो मुझे यूएस में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न मार्केटिंग एक प्रोग्राम में, एक्सचेंज प्रोग्राम में काफी वहां घूमने का मौका मिला और हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को स्टडी कर रहे थे अलग अलग स्टेट्स में यूएस के। सर मुझे टाइम का बता दीजिए, जितना टाइम होगा 2 मिनट पहले बता देना। हाँ मैं डू दैट, आप बोलिए। तो वहां हमने ये देखा कि यूएस में जो फार्मर लॉबी है, जो बड़ी क्रॉप्स हैं, अब उसमें सोया फार्मर आ गया, सोयाबीन वाले फार्मर आ गए, मक्की वाले फार्मर उसमें आ गए, डेयरी वाले फार्मर उसमें हैं, जो बड़ी क्रॉप्स, इसको हम कमर्शियल या इंडस्ट्रियल क्रॉप्स कहते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख हेक्टेयर में जो मोनोकल्चर चलता है। लेकिन अब शिफ्ट कहाँ शुरू हो गया है कि लोग जीएम क्रॉप से वहां डर गए हैं। कैंसर के केस वहां लगभग इंडिया से ज्यादा ही आ रहे हैं, ओबेसिटी वहां पे ज्यादा है, लोगों को डर लगना शुरू हो गया कि जो हम पैदा कर रहे हैं वो हमारे खाने लायक तो बचा ही नहीं है। अब जाकर शिफ्ट शुरू हुआ है छोटी फार्मिंग पर और प्रो नेचर जो फार्मिंग है जिसको हम सस्टेनेबल कहते हैं, लोकल फूड सिस्टम जैसे प्रोग्राम वहां पे शुरू हो चुके हैं। तो जो भी शिफ्ट आएगा, अब मैं ये मैसेज इसलिए यहाँ देना चाह रहा हूँ फार्मर को, जैसे मैंने बताया कि एक फेयर नॉलेज है कि वो क्या सही है क्या गलत है। जब तक हम पूरा इकोसिस्टम कंज्यूमर से जब शुरू नहीं करेंगे, मार्केट से जब हम शुरू नहीं करेंगे, जब तक सरकार की पॉलिसीज इंसेंटिव इस आधार पे नहीं मिलेगा कि हम सस्टेनेबल को छोड़ नॉन सस्टेनेबल चीजों को छोड़कर सस्टेनेबल पर आ रहे हैं और इसको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए, जब तक वी आर नॉट फॉलोइंग ए पॉलिसी टू अप्रिशिएट व्हाट इज राइट, भूल जाइए कि कोई सस्टेनेबल की तरफ बातों से आ जाएगा। अगर हमें पता चले कि हम कोई भी ऐसी क्रॉप जिसमें कोई भी डायरेक्ट सीडेड राइस का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हम फ्लड इरिगेशन को छोड़कर सीधी बिजाई पे आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसा दोनों फसलों में डिफरेंशिएट नहीं करती कि इन्होंने डायरेक्ट सीडेड राइस पैदा किया है, इनको क्रेडिट लिमिट, इनकी जमीन पर जो हमें गोल्ड लोन मिलता है वो ज्यादा मिलना चाहिए, इनकी मार्केटिंग में प्रायोरिटी होनी चाहिए, या इनको कोई किसी न किसी तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। रेवेन्यू मॉडल जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की वो बातें ही रहेंगी, बातों से वो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। और अगर आनी होती तो कब की आ चुकी होती। अगर हमारे यहाँ पे कैंसर ट्रेन चल रही है, एक्सेस पेस्टिसाइड का यूज है, ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, तो हमें एड्रेस 2 चीजों पे करना है। नंबर 1, हमारा जो इंसेंटिव्स का जो सिस्टम है रैशनल हो टुवर्ड्स सस्टेनेबल फार्मिंग। ऑर्गेनिक सब्जी पैदा करके मंडी में आजादपुर में लेकर जाए, मैं पिछली प्रेजेंटेशन में जैसे सुन रहा था, मार्केट लिंकेज हैज टू बी बेस्ड ऑन द क्वालिटी पैरामीटर्स। आप आजादपुर, जस्ट सर आई एम कंक्लूडिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर हम वही चीज पैदा कर बिना पेस्टिसाइड के आजादपुर मंडी में लेकर जाते हैं और 230 रुपए वाला क्रेट 230 का ही बिकेगा, आप बताइए तो फार्मर के दिल पर क्या बीतेगी। ऑर्गेनिक वाले फार्मर के साथ यही हुआ है, नेचुरल फार्मिंग वाले फार्मर्स के साथ यही हुआ है। तो जो मैसेज मैं यूएस के एग्जांपल से देना चाह रहा था, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर जिसको CS से कहते हैं, यूएस गवर्नमेंट का, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का दुनिया का सबसे बड़ा मार्केटिंग का प्रोग्राम है AMS, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस, जिसमें कंज्यूमर कहते हैं कि आप हमारे लिए पैदा करो, हम आपसे 6 महीने की गारंटी देते हैं, परचेज आपको एडवांस देते हैं आपकी सस्टेनेबल प्रोड्यूस को खरीदने के लिए। आप हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में डेली, जो भी हम आपको सिस्टम दें, आप अपनी प्रोड्यूस को हमारे घर डिलीवर कीजिए, हम एडवांस में कमिटमेंट देते हैं। अगर वो कमिटमेंट कम्युनिटी की तरफ से आएगा, आप यकीन कीजिए कि 2-3 साल में हम जो फार्मिंग करने वाले हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे और एक कमिटमेंट होगा। ये जो मैच मेकिंग है, ये क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी तक मिसिंग है, इसको ज्यादा से ज्यादा ऐसे सेमिनार्स में एड्रेस करना चाहिए, सामने लेकर आना चाहिए। जो भी एग्रीकल्चर की पॉलिसी बनती है उसमें हम बैठकर बार बार इसकी बात करें
तो जाकर को है हमें कुछ मिलने की उम्मीद है, तब जाकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रैक्टिकली अमली जामा हम पहना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार बहुत बहुत फिर धन्यवाद करता हूँ इस मीटिंग में मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया पुनीत, आपने एक एक बर्निंग क्वेश्चन को एकदम और ज्वलनशील बना दिया यहाँ पे रेस करके। There's always a fight between sustainability and capitalism. ये इश्यू जो है ये कॉन्स्टेंटली काफी समय से चल रहा है। डिमांड सप्लाई मतलब चिकन एंड एग स्टोरी हमेशा यहाँ पे बन जाती कि पहले डिमांड जो है वो डिसाइड करेगा सस्टेनेबल। जस्ट एक लाइन जस्ट मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं मेरे मन में है कहीं मैं वो रह ना जाए। देखिए सस्टेनेबल या प्रो नेचर जो भी हम खेती करेंगे ना, मुझसे कई एक बार बात चल रही थी कि इसके लिए कैसे फार्मर चाहिए, तो मैंने एक जवाब दिया था, इसके लिए फक्कर बंदे चाहिए। आप बिल्कुल, फक्कर का मतलब भी जिसको कोई परवाह नहीं है, वो पैसा नुकसान नहीं देखता, लेकिन वो एग्जांपल्स हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ी जमीन पर कर सकते हैं, कुछ फार्मर कर सकते हैं, लेकिन हमें पूरे स्टेट का, पूरे किसानों का, बड़े छोटे मीडियम सभी किसानों का ख्याल देखना है। इसलिए हमें मैंने ज्यादा जो तवज्जो दी है वो इंसेंटिव्स के सपोर्ट सिस्टम पे दी है, सो दैट कि एक लार्ज कम्युनिटी जो नंबर ऑफ फार्मर्स हैं वो उसमें आ सके। एब्सोल्युटली, मुझे वही लगता है कि अवेयरनेस बहुत बड़ा इसमें रोल प्ले करेगा। और अवेयरनेस एक लेवल पे ड्राइवर भी हो सकता है टुवर्ड्स स्लोली शिफ्ट करना खेती को टिकाऊ खेती की तरफ। इंसेंटिव्स ऑफ कोर्स उसमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बट अवेयरनेस ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस टिकाऊ खेती के लिए। तो जो आपने आज मुद्दे उठाए हैं वो बड़े रेलेवेंट हैं, और होपफुली ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इसको इस तरीके से फोरम्स में उठा के इसको एड्रेस करें एक लेवल तक, ये कोशिश रहेगी हमारी भी। सो थैंक यू पुनीत, आपने शेयर किया बड़े अच्छे लगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे समझने को ही मिली। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं मिस्टर इंद्रजीत सिंह हैं। इंद्रजीत जी जो हैं वो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सेफ एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से। इन्होंने ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी में किया है, और सेफ एग्रो कंपनी जो एफपीओ है, एफपीसी है रादर, ये एक चेन ऑफ रजिस्टर्ड 70 एफपीओस का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ मेजरली जो काम हो रहा है फार्मर वेलफेयर सेक्टर में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, प्रमोशन है, प्रोडक्शन है, R&D में काम है, किसानों के साथ बहुत बड़ा काम है। और इंद्रजीत सिंह आज जो टॉपिक है उस पर बोलेंगे, हाउ फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस आर स्ट्रैटेजाइजिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। कोविड के समय में किस तरीके से अपने आप को स्ट्रैटेजिकली मॉडिफाई किए अपने ऑपरेशंस। लेट्स हियर इंद्रजीत जी, इफ यू आर देयर, वेलकम एंड प्लीज शेयर। इंद्रजीत जीत आप हैं या आप कहीं पे, मुझे लगता है कि कहीं उनका नेट कनेक्शन ना डाउन हो गया, एक सेकंड से कोई बात नहीं। मुझे लगता है फिर विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर एंड मे बी इंद्रजीत का नेट कनेक्शन अपलोड वापस हो जाएगा तो फिर उनको फिर बुला लेंगे। हम अपने अगले स्पीकर की तरफ चलते हैं, जेटली जी के साथ में। जेटली जी जो हैं चेयरमैन है करनाल वेजिटेबल प्रोड्यूसर कंपनी से, और ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर है करनाल डिस्ट्रिक्ट के, और इन्होंने काफ़ी काम किया है नेट हाउसेस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स पे, वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स पे इनको कर लगाई हैं, काफ़ी मशरूम यूनिट्स पे काम किया, सोलर पंप्स यूज़ किए हैं फार्मिंग में। तो इन्होंने एक तरीके से जो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हो सके किसान के लेवल पे उसको इम्प्लीमेंट करके उसको डेमोन्स्ट्रेट करा है अपने किसानों ने, और उससे इन्होंने अपने आप को, अपनी एक जो एफपीसी है उसको सशक्त बनाया है। जो एफपीओ है वो आप जेटली जी आप अपना टॉक शेयर कर सकते हैं। वेलकम टू द वेबिनार। नमस्कार सर, मैं सब पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
और WRMS का बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इस वेबिनार में इनवाइट किया। तो कुछ मैं बातें शेयर करूंगा जो FPO बनाने में हुई जी। FPO जब बना, FIG बने, तो उसमें कुछ फार्मर जुड़ना नहीं चाहते थे सर। पहले वो डर रहे थे कि मतलब कभी हमारी जमीन ना सेल हो जाए, कभी हमारे बैंक से पैसा ना निकल जाए। बड़ी मुश्किल से हमने। जेटली साहब, हाँ जी, ये प्रेजेंटेशन देख करके बोलिए। नहीं अभी तो आ नहीं रही ना। नेक्स्ट बोलिए। नहीं हाँ है। जी, आप हाँ जी, अपना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ जी। प्रेजेंटेशन ये रजिस्ट्रेशन डेट है जी हमारा 26 जुलाई 2013। सिन नंबर है, फाउंडेशन एरिया है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसकी स्थापना मैंने बताई है जैसे 26 जुलाई 2013 को हुई। करनाल में कुल हमारे किसान 1057 हैं और FPO में लगभग 30 गाँव में काम कर रहा है। मुख्य किसानों को हमने जो सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। नेक्स्ट। जो सर्विस देते हैं हम, उसमें किसानों को उर्वरक कीटनाशक उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी उपज गुणवत्ता के प्रत्येक समय पर उनके परीक्षण कार्यक्रम होते हैं जो कि उद्यान विभाग द्वारा समय समय पर दौरा करते हैं। बेहतर कीमत के लिए फसल को मार्केट के लिए CCDP प्रोजेक्ट के तहत कार्य प्रगति पर चल रहा है। नेक्स्ट। इसमें पैक हाउस है सर, टमाटर की ग्रेडिंग है, पैकिंग है, 5 मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक जो प्रति घंटा के हिसाब से इसको ग्रेड करेगा। मैनुअल हाइड्रोलिक हेड प्लेट ट्रैक हैं, 500 प्लास्टिक क्रेट्स हैं, प्री कूलिंग सिस्टम है 6 MT का, 30 टन कोल्ड स्टॉक रूम है, वेस्ट मैनेजमेंट है और इसमें रेफ्रिजरेटर वैन जो 9 टन की है। नेक्स्ट। तो कुछ टमाटर की जो है पैक हाउस जो बनाया हुआ है उसमें ग्रेडिंग, पैकिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें उसमें रहेंगी। तो इसमें फार्म पिक्चर्स भी हैं ये सर, जैसे टमाटो है, नेट हाउस है, फ्लोरिकल्चर है। नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट। हाँ जी, इसमें मेजर क्रॉप्स हैं सर, टमाटर, हरा धनिया, शिमला मिर्च, प्याज, आलू, पालक, घिया, मूली, भिंडी, कुंभी, तोरी, मटर, खीरा, फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, धान, गेहूं, गाजर, बैंगन, हरी लहसुन वगैरह। नेक्स्ट। तो वर्किंग हमने जो है ना WRMS से 2008 से हमने काम शुरू किया है, जिसमें 101 एकड़ में टमाटर की फसल की सेवाएं ली हैं, जिसमें मिट्टी की जांच भी हुई है और सेक्यू फार्म ऐप्स द्वारा हमें समय समय पर कीटनाशक फसल के रोगों की रोकथाम के लिए किसानों को फसल का, जैसे पधाना में इन्होंने टमाटर के साथ हमारे मतलब किसानों के साथ खरीद वगैरह की, तो उस मार्केट से भी ज़्यादा किसानों को इन्होंने फायदा पहुंचाया। सपोज करो जैसे और उसके बाद 200 एकड़ में WRM के साथ हम धान की भी कर रहे हैं सर। नेक्स्ट। ये उन्होंने पैकिंग की थी, जैसे समय समय पर ये ट्रेनिंग भी होती है। हाँ जी, नेक्स्ट। ये किसानों के साथ मीटिंग करते हैं कि क्या इसमें खेत में बीमारी आई है, पानी कब देना है, ये समय समय पर सारी मीटिंग होती है सर। इनके एक्सपर्ट आते हैं खेतों में। हाँ जी, नेक्स्ट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। जेटली साहब, अब आप कुछ अपने बारे में बताइए। जी 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 जी। मैं ये बताना चाहूँगा जी सर, एक छोटे से किसान परिवार से संबंध रखता हूँ। हमारे फादर जो है बिल्कुल मतलब जैसे गेहूं धान कर दिया, उसके बाद हमने धीरे धीरे के नेट हाउस, पोली हाउस, वर्मी कंपोस्ट, इसमें हमने स्ट्रगल किया
बहुत ज़्यादा। तो उसका फायदा भी मिला हमें, और एफपीओ बनाने में भी किसानों को अवेयरनेस आई है, समय समय पर ट्रेनिंग हुई है। नहीं तो किसानों को कुछ मालूम नहीं होता था सर कि कहाँ अपना प्रोड्यूस ले जाएं, कहाँ बेचें कहाँ ना बेचें। सबसे बड़ी समस्या क्या है सर कि किसान पैदावार तो बहुत कर देता है लेकिन उसको एक मार्केट नहीं मिल पाती। अब जैसे सीसीडीपी प्रोजेक्ट है तो सारा टमाटर हम किसानों का, जितने भी एफपीओ में 1200 1000 किसान हैं, उनका प्रोड्यूस हम खरीदेंगे एक ही जगह। सारा खरीदने के बाद वहीं व्यापारी आएगा सर, तो उसके अच्छे दाम भी मिलेंगे, किसानों को भी फायदा होगा, शेयर होल्डिंग के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट वगैरह। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बागवानी विभाग, आपके WRMS किसानों की मदद कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्रोजेक्ट नए नए इनके ट्रेनिंग ये प्रोवाइड कराए जाएं। धन्यवाद सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ WRM का और सब। ठीक है, धन्यवाद जेटली जी, आपने शेयर किया। आप कुछ और वैसे बता सकते थे। आपके एफपीओ में जब आप काम करते हैं तो जो आपके जो जो प्रोडक्ट्स जो आप खेती कर रहे हैं, जो सब्जियों की और जो फसलों की, उनका उनका उनके मार्केटिंग के लिए या उनकी वैल्यू किस तरीके से और बढ़ाई जा सके, उस पर अगर कुछ कर काम आपने किया वो शेयर करना चाहें तो कर दीजिए। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे WRM के साथ हमने काम किया तो किसानों को टमाटर में किया इन्होंने स्पेशल। नहीं, आपने और भी प्रोडक्ट्स पे काम किया? हाँ और भी, हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपने अपने WRM से तो आपने जो काम किया वो आपने शेयर कर दिया। जी जी। इसके अलावा आप अपने इसके अलावा हमने एफपीओ के लिए जो है इनपुट का भी काम किया, सीड भी प्रोवाइड किए इनके लिए हमने। समय समय पर एक्सपोजर विजिट हुए, इनको ट्रेनिंग दी गई, और ये मतलब छोटे छोटे किसान थे सर, वो ना तो कुछ खरीद पाते थे, महंगा मिलता था मार्केट से। एफपीओ के माध्यम से इनको मतलब इनपुट का भी, फर्टिलाइजर का भी, सीड का भी, अच्छे सीड प्रोवाइड करवाए हमने, और कम रेट में करवाए मार्केट से भी। अच्छा, कितने किसान होंगे आपके एफपीओ में? वैसे तो 1000 तो रजिस्टर्ड है, बाकी और नए भी बन रहे हैं। अच्छा, तो 1200 के करीब हो जाएंगे अब जी। और सीसीडीपी प्रोजेक्ट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है सर धरना में। अच्छा, उसका भी फायदा मिलेगा फार्मर को। अच्छा। वही इनपुट का काम होगा, अच्छे सीड प्रोवाइड करवाएंगे इनको, किसानों को। तो ये एफपीओ बनाने से एक फायदा तो यह है क्योंकि जो छोटे किसान जुड़े उन सबको जी जी। एक सर क्या होता था कि महंगा महंगा बीज मिलता था उनको, एक दुकान अब एफपीओ बल्ब में लेता है और इनको बाजार से कम कीमत पे प्रोवाइड करवा देता है। और कोई कंडीशन नहीं होती कि आपको ये बीज के साथ, खाद के साथ आपको दवाई लेनी है या कुछ लेना, ये नहीं है। नहीं तो दुकानदार क्या करते हैं जी, आपको 5 कट्टे यूरिया लेना है तो ये दवाई भी जरूर लेनी पड़ेगी आपको। हाँ जी। तो आपने सही कीमत पे बीज की उपलब्धि करा दी, इनपुट्स की उपलब्धि करा दी, एक तरीके से सर्विसेज आपने जो आप ले सकते थे कलेक्टिवली, क्योंकि किसान समूह अगर बड़ा हो तो नेगोशिएटिंग पावर बढ़ जाती है। तो उससे कुछ किसानों को बेनिफिट तो मिला। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच जेटली जी, आपने शेयर किया अपने किसानों के जो जिस तरीके से आपने उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश करी। So that was nice of you. Thank you very much. Let me just check if we have Inderjeet Singh with us. Yeah, वो अभी भी disconnected ही है. I think he is there. We can just check with Inderjeet जी, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं? का नेट का इशू था। इंद्रजीत आप हैं वहाँ पे? आप हैं लाइन पे यहीं पे? इंद्रजीत आप हैं क्या? Maybe we can take some questions and offline आप एक दफे चेक करिए अशोक जी, if he is available we'll bring him in. Till that time हम बीच में कुछ सवाल आए हैं उसके let's look at that and some things can be discussed with other panelists. आप offline एक दफे देख लीजिए, if he is available we'll bring him in.
दैट केस। कुछ सवाल हैं बीच में, क्वेश्चंस आए थे पैनलिस्ट के लिए। एनीबडी कैन आंसर, टेक द क्वेश्चन एंड आंसर दैट। I'll just pick up one or two of that. Sure, I think I can pick अभी एक ये है, जैसे लेट मी जस्ट थी, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच केम, काफी स्टार्टिंग में ही आ गया था कि इंग्लिश में है, बट एनीबडी कैन पिक इट अप इन हिंदी एंड आंसर दैट रिलेवेंटली। इसमें ये कह रहे हैं, देवेंद्र जी का सवाल है, हाउ कैन फार्मर्स कनेक्ट डिजिटली टू हैव redressal to the problems of pesticides usage and cutting short expenditure on pest control and time and need based application। तो ये कह रहे हैं कि किसान किस तरीके से डिजिटली कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स का निवारण पा सकते हैं, खास तौर पर पेस्टिसाइड्स यूज करने से ले और पेस्टिसाइड यूज पे, और खर्चे कम किस तरीके से कर पाए इन एप्लीकेशंस पे। अब आप एनीबडी कैन आंसर, पुनीत हैं या करमचंद जी हैं या अमितेश? श्योर, मैं फ्रॉम हमारे जैसे हम जिस तरह से काम करते हैं, और ये बड़ा आई थिंक एक बड़ा कोर हमारा भी उद्देश्य हमारे प्रोग्राम में भी है, और करमचंद जी इस पे और भी काफी सीनियर हैं और काफी तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर रहे हैं। बट जो हमारा जो जैसे मैं बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था सिक्योर फार्म प्रोग्राम के अंदर, तो एंड लिंकिंग इट विद जो पुनीत जी ने भी बोला, आइडिया यही है कि डिजिटली बोलिए, टेक्नोलॉजी बोलिए आप उसको, कि किस तरह से उनको ये इंफॉर्मेशन दी जाए कि अगर यूज करने की जरूरत है, ऑप्टिमम जो यूज करने की जरूरत है, और हम कोई ये नहीं कह रहे हैं कि प्योर ऑर्गेनिक की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो एक अलग प्रैक्टिस है। आजकल गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, या बट अभी सिंस जैसे आप समझते हैं कि किसान एक ट्रेडिशनली एक चीज करते आ रहे हैं, बट ये जरूर है कि डिजिटली आप उसको बोलें तो हम उनको हेल्प करते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास मिलती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज सैटेलाइट के माध्यम से, रिमोट सेंसिंग की तकनीकें हैं उनके माध्यम से, एंड इट्स नॉट प्योर डिजिटल ऑल्सो, हमारा बहुत एक ग्राउंड का स्टाफ भी इन्वॉल्व रहता है। हम ये उनको एक सटीक तरीके से बता सकते हैं कि किस तरह की कंडीशंस, वेदर रिलेटेड अगर कंडीशन जो बन रही हैं जिसकी वजह से कोई कीड़े का लगने का कुछ बन रहा है, पेस्ट एंड डिजीज का कंडीशन बन रही है, क्या जरूरत है और कितनी जरूरत है अगर है तो, और क्या व्हाट इज दैट ऑप्टिमम वे टू इम्प्लीमेंट दैट। एंड नॉट ओनली दैट, हम यहाँ तक भी करते हैं कि अगर एक मैनुअल स्प्रेइंग की जगह अगर मशीनरी अरेंज करवानी हो, बिकॉज वो एक अगेन इनकम से रिलेटेड है, लेबर की कॉस्ट है, टाइमिंग है, सही तरीके से स्प्रे होना जो है, और जैसे करमचंद जी भी बता रहे थे, सीएचसी सेंटर्स के साथ भी हम जुड़ने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वो भी अरेंज करा पाए तो एक्सपेंडिचर तो ऑब्वियसली कम होता ही है, बट उससे ज्यादा ये है कि नीड बेस्ड जो एप्लीकेशन है वो हम बहुत ज्यादा हमारा एक फोकस रहता है। तो मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि हम वो ही स्प्रे या वो ही यूजेज बताते हैं जो एकदम एक्सपर्ट्स के थ्रू सिचुएशन को देखते हुए जो बेयर मिनिमम एट द सेम टाइम एसेंशियल है, रिक्वायर्ड है। आइडिया ये है कि प्रिवेंटिव हो, क्यूरेटिव में तो फिर क्या होता है, क्यूरेटिव तो फिर एक क्या होता है कि वहां पे साइकी जुड़ जाती है कि मेरा नुकसान भी हो जाएगा, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ इमोशंस एट द सेम टाइम, डिपेंडिंग ऑन किस स्टेज पे है वो भी ऐड हो जाता है। बट प्रिवेंटिव स्टेज पे अगर हम उनके साथ इन्वॉल्व हो पाए, जो हमारा प्राइम है, हम उनके साथ होते हैं इन्वॉल्व। जैसे मैंने बताया था, हम एक पूरा मॉनिटर करते हैं हर स्टेज को। किसान खुद भेज सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स अपने डैमेज प्लांट्स की, या बीमारी जिस तरह की लग रही है कि कीट लग रहा है वहां पे, और हम उनको एकदम सही तरीके से बताते हैं कितना बेयर मिनिमम यूजेज है। टेक्नोलॉजी का बहुत इसमें योगदान। जी जी ये सही है। करमचंद जी, आपका ओपिनियन, आपने काफी शेयर भी करा था वैसे कि आपने एआई यूज करके, एप्लीकेशंस यूज करके फार्मर्स को हेल्प किया है, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? I think he said that he was also attending parallelly VC, तो शायद वो ठीक है। पुनीत, आई थिंक आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि आपने दोनों एंगल्स देखे हैं, एक फार्मर का एंगल भी देखा और एक सर्विस साइड से भी आपने देखी है चीजों को।
जी सर, देखिए जो क्वेश्चन मेनली है कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने का, आई थिंक जो डिमांड एग्रीगेशन जिस काम के लिए एफपीओस बने हैं पहले तो, क्योंकि जब हम इंडिविजुअली चीज़ें बाजार से खरीद रहे हैं, रिटेल में खरीद रहे हैं, और अपने खासकर हम क्रेडिट पे जब चीज़ें खरीदते हैं, तो एक्सेस यूज या इनडिस्क्रिमिनेट यूज, या उससे भी एक जो खतरनाक जो काम होता है वो होता है कि 30 to 40% जो हमारा एग्रोकेमिकल जो हम खेत में डाल भी रहे हैं, इधर वो फेक है, काउंटरफिट है, नॉन रजिस्टर्ड है। तो इन सारी चीज़ों को प्लस जो क्रॉप एडवाइजरी हमें अलग अलग जरिए से मिल सकती है, वो केवी के हो सकता है, वो अलग प्राइवेट सेक्टर से हमें जो क्रॉप एडवाइजरी मिल सकती है। तो वही बात है जो मैंने पहले कही थी कि दो चीज़ों का मैच मेकिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक डिमांड एग्रीगेशन की, एक पर्टिकुलर अगर हम एक ग्रुप में हैं, या क्योंकि हमारे एफपीओ में वो लोग भी हमारी दुकानों से सामान खरीदते हैं जो हमारे एफपीओ के डायरेक्टली मेंबर या शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि जब हम किसी प्रैक्टिस पे स्विच करते हैं तो नॉन मेंबर भी उसका हिस्सा बनते हैं। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल से ही समझाता हूँ कि जैसे अब पैडी में एक आम चलन है फर्टिलाइजर और उसके साथ पदान को स्प्रे करने का। हालांकि जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं धीरे धीरे उससे हट चुके हैं, लेकिन अब यूरिया की शॉर्टेज आई हुई थी और अब चल रही है, खासकर जो पिछला हफ्ता है। तो यूरिया शॉर्टेज होने की वजह से उसके साथ जब चीजें टैगिंग होती है तो वहां पे जाके एक तरीके से फार्मर्स का एक एक्सप्लॉयटेशन होता है, और ऐसी चीजें साथ में टैग कर दी जाती है जो मजबूरी में फार्मर खेत में आगे डालता है। वन वे टू आंसर, बहुत सारे तरीके हैं, मैं अलग अलग कोई इसको लिस्ट आउट नहीं कर रहा, लेकिन एक तरीका उसमें से ये हो सकता है कि हम अपने आप अपनी जो डिमांड है, जो भी हमें बाजार से खरीदना है, एग्रीगेट करें, इकट्ठा करें, और ये देखें कि जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है हमें, जैसे कैप्सूल फॉर्म में होता है ना कि पूरी क्रॉप की 3-4 बड़ी बड़ी जो प्रैक्टिसेस हैं, क्या गलत हो रहा है उसको रोकना या किस चीज को इंट्रोड्यूस करना है, उसकी अवेलेबिलिटी अपने एफपीओ पे करवाएं, उसकी एग्रोनॉमी फार्मर को एडवाइजरी साथ में दें, समझाएं साथ में कि ये जमाना चला गया, इस चीज को अब हमें बंद करना है और नई चीज पे शिफ्ट करना है। इफको ने जैसे अभी लिक्विड यूरिया जो नैनो टेक्नोलॉजी से यूज किया है, हमें बहुत जोर लग रहा है रेजिस्टेंस तोड़ने का। शॉर्टेज आई हुई है यूरिया की, और जब हम कहते हैं कि इसको लिक्विड को स्प्रे करके हम फॉलियर स्प्रे से इसको यूज करें, लेकिन एक एक बना बनाया जो माइंडसेट है उसको क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। चैलेंजेस हैं, बट तरीका तो देखिए वही है। आप 100 में से 20 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे, एक जगह से दवाई खरीदी, उसके रिजल्ट देखेंगे, तो बाकी 30-40 उसमें जुड़ेंगे, 2-3 साल में जाकर वो एक मोमेंटम बनता है। तो इट इज अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूशन कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। एफपीओ कुड बी ए वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम हमारे साथी ने क्वेश्चन में पूछी है। राइट राइट। इंटरवेंशंस के लिए एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स, लार्ज ग्रुप ऑफ फार्मर्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप रोल आउट कर सकते हैं कोई भी इंटरवेंशन एक इफेक्टिव मैनर में, डिजिटल इंटरवेंशंस खास तौर पे, या दूसरे भी कैसे भी हैं। सो यस, दैट्स वन थिंग। एक क्वेश्चन है के लिए, आई थिंक ये अमितेश आपके लिए है। ये पूछ रहे हैं कि अगर किसान जो लैंड ओनर्स हैं और जो टेनेंट फार्मर्स हैं, क्या ये दोनों के लिए ये प्रोग्राम जो आप बता रहे थे सखी फार्म, ये दोनों के लिए चल सकता है क्या? अमितेश? सॉरी यार, मेरा थोड़ा कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा था तो मैंने हाँ, तो एक क्वेश्चन था इसमें जो इन्होंने पूछा था कि अगर फार्मर्स लैंड ओनर्स हैं या टेनेंट फार्मर्स हैं, दोनों में ही ये प्रोग्राम आपने जो बताया था सखी फार्म में चल सकता है? बिल्कुल 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 जी, मैंने वो हमने आई थिंक अनुज जी ने भी वहां पे रिप्लाई कर दिया था, बट फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल इट्स नाइसर दैट यू एक्सप्लेन इट हियर। हाँ जी मैं एक बार कर देता हूँ। तो फार्मर की टाइप इन टर्म्स ऑफ लार्ज फार्मर हो, मार्जिनल फार्मर हैं, टेनेंट फार्मर हैं, ओनर फार्मर हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वो एक कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। जो वहां पे खेती कर रहे हैं एकदम बहुत ही प्लेन लैंग्वेज में ये है, उनके साथ जुड़ के हम बिल्कुल ये प्रोग्राम अपनी जो सर्विसेज हैं उनको वो दे सकते हैं और दे भी रहे हैं।
तो हमारा कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया या हमारी सिलेक्शन की बात नहीं है, हम तो इनफैक्ट हम पूरे विलेज लेवल पे, पूरे ब्लॉक लेवल पे, जीपी लेवल पे हम कैंपेन्स कर रहे होते हैं हमारी टीम से। ओके, इंटरेस्टेड होते हैं किसान भाई, हम उनके साथ ये प्रोग्राम कर सकते हैं। ओके। एक 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 किसान भाई ने ये पूछा है कि सिरसा में, ये राहुल ने शायद टमाटर का जो केस स्टडी दिया तो उस पर उनका सवाल था कि सिरसा में टमाटर क्रॉप का एनरोलमेंट फीस क्या है, ये एक सवाल है। ये एकदम हम क्योंकि ये स्पेसिफिक यहाँ पे, हाँ, इन्होंने स्पेसिफिक से सवाल पूछा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक ये हमारे एक एफपीओ के थ्रू भी आया है, तो हम इनको ये 1-to-1 में पिक कर सकते हैं। बट जो, क्योंकि फिर वो मैं एक जेनरिक एग्जांपल में बता देता हूँ कि जो सर्विस फी होती हैं वो जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है उससे लिंक्ड होती है, और अमूमन 5 से 8% के बीच में, 5 से 10% के बीच में कल्टीवेशन, जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होती है पर एकड़ पे, उसके ऊपर बेस्ड होती है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर फिर कौन सा एरिया है। और जैसे मैंने बताया, हमारे प्रोग्राम जो है, जो ब्यूटी ऑफ द प्रोग्राम है वो एकदम फार्म स्पेसिफिक है। तो वो कहाँ पे, किस इलाके में, किस विलेज में, किस ब्लॉक में वो लोकेशन है, उसके हिसाब से होता है। बट एक रेंज जो है मैं आपको बता सकता हूँ कि 5 से 10% के बीच में भी, डिपेंडिंग के क्रॉप के। यहाँ पे टमाटर पूछ रहे हैं तो उसके बेस पे वो होती है। एंड देन प्रॉब्ली हम और डीपली उनके साथ एंगेज होके ये डिस्कशन कर पाते हैं। बट ये कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो होती है, जो 1 एकड़ पे आती है, वो उसके ऊपर निर्धारित होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आइडिया ये है कि देखिए होता क्या है, अगेन मैं एक मतलब आधा मिनट लेना चाहूंगा इसके ऊपर, कि आइडिया ये नहीं है कि देखिए नुकसान जो है वो कोई भी जो जिस तरह का नुकसान हम बोल रहे हैं वो उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, मगर हाँ हो सकता है। यही रिस्क होता है। रिस्क यही होता है कि मैं ये मान के चलूं वर्स्ट के सिनेरियो के सब कुछ करने के बाद भी कुछ हो सकता है, जिसको हम डाउन साइड बोलते हैं, कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, मगर सब कुछ ठीक करने के बाद भी अगर हमारे कंट्रोल में जो सिचुएशन नहीं है, उस केस में हम उनके साथ क्या कर सकते हैं। तो वहां पे हम ये कोशिश करते हैं कि उस टाइम तक की उनकी जो लागत रही प्रोड्यूस को करने की, उस स्टेज तक की, हम उसके टुवर्ड्स उनको कुछ एक भरपाई कर पाए, सो दैट वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और जिसको बोलते हैं अबैंडन ना करें कि हमें ये करना ही नहीं है, सो दैट वो इंटरेस्टेड भी रहें उसके अंदर। तो ये आइडिया ये है, उसको डी रिस्क इस तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है। एक दो सवाल और है। एक सवाल पूछा है किसी ने, जो कह रहे हैं कि एफपीओ किसानों को परामर्शी सेवाएं कैसे प्रदान कर सकता है? क्या एफपीओ के लिए ऐसे कोई समाधान प्रदान करने वाला है? ये जेटली जी आप बताना चाहेंगे इसके ऊपर? आई एम नॉट श्योर करमचंद जी इफ ही स्टिल बैक या अभी भी इस तक कंडक्टिंग। जी आई एम बैक। अच्छा करमचंद जी, हाँ I was attending a meeting chaired by additional chief secretary regarding एक तो पुनीत जी ने सवाल किया था कि हम ऐसा कोई माध्यम है कि किसानों तक हम डिजीज क्या होती है और पेस्ट और उसकी जो किस तरह से आता है और लाइव दिखा सके। तो आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ, जो हमारा इंस्टीट्यूट है हमेटी, उसने कोरोना काल में लाखों किसानों को एक चैनल बना के उसके माध्यम से जोड़ा है, और हमेटी दर्पण, तो उस पर हम लाइव वीडियोस डालते हैं। उसको आप हमारे सभी किसान सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम साप्ताहिक मैसेज भी डालते हैं विद एक्सपर्ट व्यू ऑफ द स्पीच, उसकी एक्सपर्ट्स की बाइट्स भी डालते हैं उस पर, और वो चलता रहता है और सारा टेक्निकल ही होता है। तो HAU से जो एडवाइजरी आती है उसको शूट करके हमारे जो भी सोशल मीडिया प्रोग्रामर्स हैं उनके थ्रू उसमें हम अपलोड करते हैं, और 3 या 4 मिनट की होती है। तो उस पर भी हम सारी जानकारी देते हैं। साथ साथ जैसे यूरिया की शॉर्टेज की बात की है, देखिए अब यूरिया का जो इशू है वो बड़ा बैलेंस चल रहा है। सरकार बिल्कुल ले कि जितनी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू एरिया और जितनी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में या सोयल हेल्थ कार्ड बेस पे रिकमेंडेशंस है, तो हमारे किसानों को इसमें समझना पड़ेगा कि हमें बैलेंस यूज यूरिया पर ही फोकस करना पड़ेगा,
और हमें लिक्विड फर्टिलाइजर की तरफ भी धीरे धीरे हमें बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत भारी सब्सिडीज है। लगभग 700 से 800 रुपए पर एकड़ यूरिया के एक बैग पर सरकार को सब्सिडी कंपनियों को देनी पड़ती है। तो लिंकेज की कई बार यदि कोई शिकायत आती है तो मैं एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी हूँ डिस्ट्रिक्ट कैथल में, आती है तो उसका रिटर्न कंप्लेंट्स करें तो तुरंत कार्रवाई करेंगे कि कोई लिंकेज की बात है यूरिया के साथ, होती भी है, वी एग्री, बट कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर तुरंत हम कार्रवाई करते हैं और किसी का तो आई कैन रिप्लाई। राइट, थैंक यू। थैंक यू करमचंद जी। इससे एक सवाल बनता है जो मैं इसी कंटिन्यूशन में आपसे जस्ट एक थोड़ी जानकारी मिल जाए। जैसे ये सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो बने हैं उसमें जो न्यूट्रिशन पैरामीटर्स जो फार्मर्स के फील्ड्स के निकले हैं, उस बेसिस पे कोई इंटरवेंशन है, मतलब रेगुलेटरी मैकेनिज्म में, जहाँ पे वो जो न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी है वो वाले मैक्रो एलिमेंट्स या किसानों को उस तरीके, मतलब एक केस टू केस बेसिस पे ही खाली अवेलेबल हो? हाँ बिल्कुल, वो जो कलरफुल प्रिंटेड कार्ड है 2 पेज का, उसमें क्रॉप के हिसाब से कि केजी में दिया है, कि ये नहीं न्यूट्रिएंट में नहीं दिया हमने कि नाइट्रोजन इतने किलो डालना, हमने ये लिखा उसमें यूरिया आपको 120 किलो डालना है, डीएपी आपको 50 किलो डालना है, तो बिल्कुल सरल भाषा में दिया। और वो यदि ये क्रॉप लगानी है तो आपने इतने डालना है, आपके यहाँ जो पैरामीटर टेस्ट किए हैं डेफिशिएंसी और इवन मैक्रो लेवल तक गए हम, ये कोबाल्ट जिंक वहां तक जा रहे हैं। तो हमारी जो लेबोरेटरी है बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन हो गई और अभी और भी इन फ्यूचर इस पे स्पेशल फोकस है कि इसको स्ट्रेंथनिंग करके और अच्छे से देखें। और हर 3 साल में, आने वाले 3 सालों में हर किसान के हर एकड़ का कार्ड देंगे। अभी तक हम जो दे रहे थे वो 6.25 एकड़ पे कंपोजिट सैंपल लेते थे। उस 6.2 एकड़ में कितने भी लैंड ओनर्स थे, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, उसी रीडिंग का कार्ड उनको देते थे। लेकिन अभी सीएम साहब ने घोषणा की कि नहीं, ये तो 6.2 एकड़ में कई बार 3 किसान होते हैं, उनकी उस पैच में अलग अलग सॉइल टाइप्स हो सकती हैं, अलग अलग टेक्सचर हो सकता है सॉइल का, तो अब अलग अलग नहीं, तो हर एक किला नंबर्स की सैंपलिंग होगी, उसी के हिसाब से उसका सॉइल हेल्थ कार्ड बने। अच्छा, तो आप जो एडवाइजरीज दे रहे हैं फार्मर्स को, वो फिर मतलब वो गांव के लेवल पे जा रही हैं आपकी, या मतलब किस जिला के लेवल पे जाती हैं? नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी टीम्स हैं, जैसे क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे अब हम क्रॉप एडवाइजरी जारी की थी हमें पिछले दिनों कॉटन क्रॉप की, कि कॉटन में इस तरह के इंसेक्ट्स आ रहे हैं, आप ये करें, इस लेवल पे ये स्प्रे करें, उसके बाद ये करें। और साथ साथ धान की सीधी बिजाई पे हमने बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई थी कि अब की बार डीएसआर, तो इस तरह से बहुत लोगों ने देखा और वो बहुत एक नाटक रूप में दिया था, और हमारे कैथल में तो बहुत लोगों ने लगाया। हालांकि पंजाब से अभी भी हम पीछे हैं, पंजाब में तो बहुत एरिया हो गया धान की सीधी बिजाई। और यदि हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, और सॉइल जो स्ट्रक्चर है, टेक्सचर है, उसको ठीक करना है, तो धान की सीधी बिजाई से बढ़िया कोई विकल्प नहीं है। मैं मानता हूँ इसमें वीड कंट्रोल की जो हमारे अभी वीडिसाइड है वो रफ एंड टफ नहीं है, उसमें थोड़ी सावधानी हमें बरतनी है, बाकी उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। यील्ड एट पार है, तो काफी किसान समझ रहे हैं, और बहुत एरिया है, लगभग 40,000 एकड़ तो हमने वेरीफाई कर दिया, हरियाणा में भी बार लगा। तो डायरेक्ट सीडेड राइस आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं? जी, डीएसआर राइस। जी जी, ठीक है। तो टिकाऊ खेती जो पुनीत जिसके बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक ये अचीव होता है क्लाइंट पे वहां से। सही है। अमितेश, एक ये सवाल आपके लिए आ रहा है इसमें कि मतलब WRMS की FPO के लिए क्या सेवाएं हैं, मतलब FPOs के लिए खास तौर पे पूछ रहे हैं, और किसान की उसी में किसान की क्या जिम्मेदारियां हो जाती हैं उस केस में? जी जी जी। सो इसी 2 हैं इसके पार्ट। मैं अगर पहले FPO का पार्ट पिक करें तो सिंस हमने ड्यूरिंग हमारे प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में ये हमने समझा है, और कि किसान भाइयों का और ऑब्वियसली उनका एक कनेक्ट होता है, उनका एक विश्वास होता है, उनका एक लिंकेज होता है अपने FPO के साथ, वो जुड़े होते हैं, तो कुछ एक
कॉमन समझ लीजिए विजन होता है सबका। तो हम एफपीओज के थ्रू किसान भाइयों को रीच करने का भी जो कोशिश है वो करते हैं, और इनफैक्ट हमने काफी सक्सेसफुली वो किया भी है। हमें भी उसमें ये समझ में आता है कि एक तो एक फोरम मिलता है, दूसरा एक कॉमन पार्टी या कॉमन एंटिटी बीच में होती है जिसपे उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है, विश्वास है, जिनके साथ जो कि उनका एफपीओज है। और हम फिर एफपीओज के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहाँ पे सारे सीनियर या इस इकोसिस्टम से जुड़े हुए पैनलिस्ट हैं, कि एफपीओज के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो एक एफपीओ बनाने के बाद किसान भाइयों के लिए क्या नई चीजें या लेट्स से क्या उनके बेनिफिट के लिए चीजें लेके आ पाए। और कई बार एक स्केलेबिलिटी की भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है जो मैं बोलना चाहूंगा। मेरे लिए एक एफपीओ के थ्रू 100, 200, 500, 1000 किसान भाइयों को रीच करना गिवन द टाइम जो होता है वो एक आसान होता है। बट एफपीओज को जब ये समझ में आने लगा कि जो जैसी वो नई तकनीकें हैं या और फैसिलिटीज अपने किसान भाइयों के लिए लाना चाहते हैं, तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में काफी ट्रैक्शन देखा, मतलब काफी उनको वो अट्रैक्टिव लगी हैं। हम उनके साथ फिर स्पेसिफिकली उनकी जो नीड्स हैं एफपीओ के लिए, जो मैं बोल रहा हूँ, उस पर हमने काम किया। हमने इनफैक्ट एफपीओ के लिए स्पेसिफिक एक पार्टनर ऐप बनाई है। हम पार्टनर मान के चलते हैं उनको, तो दैट वहां से नाम आता है, जहाँ पे हम उनके साथ एंगेज होते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि उनके माध्यम से जहाँ एफपीओ के थ्रू उनके किसानों को एडवाइजरी और ये इंफॉर्मेशन जाए, तो वो उपलब्ध है, वो प्रावधान है हमारे पास उस ऐप के थ्रू। दूसरा, ना ही सिर्फ ये, बहुत सारे एफपीओ, जैसे अभी करमचंद जी ने बताया था कि कुछ और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, उन्होंने एफपीओ बना के उन्होंने इतनी इनकम जनरेट की। बहुत सारे एफपीओ, किसी का खाद भंडार है, किसी का और ऑर्गेनिक एग्री इनपुट रिलेटेड उनके पास प्रोविजंस हैं। तो हमने वहां पे उसी ऐप के थ्रू उनका मैनेजमेंट का भी एक तरीका बनाया है, जहाँ पे वो खरीद फरोख्त का जो काम है, लेजर जो है, अपना पूरा बही खाता जिस तरह से कि ये मेंटेन कर सकते हैं। बेसिकली एक एंगेजमेंट पॉइंट दिया है जहाँ से उनको बस एक वन स्टॉप शॉप जिसको बोलते हैं, उनको एक ऐप के थ्रू मिल सकता है। दूसरा जो पार्ट था इसका कि किसान भाइयों की क्या जिम्मेदारी है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यही है कि और बहुत ही सरल भाषा में ये है कि जो उनको सजेस्ट किया जाए, जो उनको एडवाइस किया जाए, वो अगर उसको पूरी तरह से फील्ड पे इम्प्लीमेंट करते हैं और टाइम टू टाइम हमारे से इंटरेक्ट करते रहते हैं, ये नहीं कि उन्हीं की तरफ जिम्मेवारी है, हम भी उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और ये अगर ये इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन चले और उसको अडॉप्ट करें, उनसे ये मेन जिम्मेदारी ये रहती है। और टाइम टू टाइम हम उनसे उनके खेत की हालत, उनके फसल की हालत जानने के लिए कुछ चीजें उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उसको फॉलो करें, बिल्कुल उस तरह से करें। इनफैक्ट हमारे प्रोग्राम्स में हम उनको एक इंसेंटिवाइज करने का भी कोशिश करते हैं, जहाँ पे हम उनको कहते हैं कि अगर हम आपके साथ जुड़े हैं और अगर हम आज मैं पहले दिन अगर आपको एक लेट्स से एक्स एश्योरेंस दे रहा हूँ, दैट कुड बी सम अमाउंट और दैट कुड बी लेट्स से पैदावार जो है, और अगर आप ये सारे स्टेप्स मानते हैं, तो हर स्टेज पे, हर उस एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट स्टेज पे जहाँ पे यील्ड पे फसल को फर्क पड़ता है, मैं आपके अच्छे स्टेप्स के लिए, आपकी अडेरेंस के लिए कि हाँ जी आपने वो सारी चीजें की, और जो नहीं करना चाहिए था वो बताने पे भी नहीं किया, तो हम उसको इंक्रीज करते रहते हैं। तो वो एक इंसेंटिव प्रोग्राम भी उसके अंदर बिल्ट है, सो दैट उनको भी लगे कि हाँ मेरे ये चीजें करने से कंपनी भी मेरे साथ उस तरह से कंधे के साथ कंधा रख के चल रही है। तो किसान भाई के लिए यही मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि जो उनको बताया जाए, डॉक्यूमेंटेड तो होता ही है, ये हमारा एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है उनके साथ, बट उसके अलावा जो उनको नियमित रूप से इंफॉर्मेशन आ रही है, नोटिफिकेशंस आ रही हैं कि ये करिए, ऐसा करिए, वो अगर वो करते रहते हैं तो उनके लिए हमारे तरफ से वही एक एक्सपेक्टेशन है उनसे। राइट, मेक सेंस। ये फिर एक चीज आई थिंक पुनीत probably should be able to answer this. आप जो आपके एफपीओ, जो मेगा एफपीओ है, वहाँ पे आपके किसान मेंबर्स जो हैं, डिजिटल इंटरवेंशंस आपने एम्प्लॉय कर रखे हैं अगर वहाँ पे, और क्या कर रहे हैं, कैसे, मतलब उससे क्या इफेक्ट आया, मतलब आपके फार्मर मेंबर्स पे? नॉट एट दिस स्टेज सर, कोई बहुत बड़ी अगर मैं कहूँ कोई आईसीटी में या इंटरवेंशन में हम हैं, वी आर
making our own experience with the different solution which are available. तो अलग अलग जो मार्केट में डिजिटल सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, अलग अलग क्लस्टर एंड एफपीओज में, बोथ इन हरियाणा एंड पंजाब। तो अभी वो हम अलग अलग प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट उनको कर रहे हैं। और जैसे क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम एक हमने प्रो एज के नाम से स्पेशल अलग से लॉन्च किया है। सो जिसमें हमने एक्सपर्ट कुछ बाहर से भी, बेसिकली हमने पूरा स्टडी किया था ऑस्ट्रेलिया का क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम, ठीक है, जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, और जो इंडिया में इंड गैप है जी, इंड गैप बेसिकली हम ग्लोबल गैप हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा टू लॉन्च। तो इंड गैप के साथ हम एक स्टार्टिंग कर रहे हैं, और इंड गैप को सपोर्ट करने के लिए एक हमने प्रैक्टिसेस को तो वो टेक केयर करेगा जो इंड गैप है, लेकिन जो क्वालिटी की सर्टिफिकेशन, उसकी ट्रेसेबिलिटी के लिए, उसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के लिए जो एक सोल्यूशन है, तो वो पूरे प्रोग्राम का नाम प्रो एज के नाम से हमने उसको लॉन्च किया है। वहाँ पे हैं कुछ अलग अलग एफपीओज के क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए, प्रैक्टिस को, उसके पूरा जो मास्टर डेटा है। तो विल बी एक्साइटेड इन फैक्ट टू डिस्कस सेपरेटली विद यू कि क्या और उसमें हम बेटर कर सकते हैं, बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ सच सॉल्यूशन। So we are at a stage where we have to take some crucial decision in say 4 to 5 months down the line. तो तब तक हम कुछ ना कुछ डिसाइड करेंगे, और कमिंग जो सीजन रहेगा तो वो हमारे लिए काफी क्रिटिकल होगा ये किन्नू सीजन के बाद, क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं इसमें हम सॉफ्ट लॉन्च करेंगे, और नेक्स्ट जो वेजिटेबल्स की जो क्रॉप आएंगी तो उसको हम ट्राई कर रहे हैं कि इंड गैप और क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम को लिंक करके थोड़ा एक्सपोर्ट की हमारी जो मार्केटेबिलिटी है उसको बढ़ाएं, क्योंकि एक्सेप्टेंस हमारी बाहर इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पास कोई ढंग का क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम नहीं है। So that makes sense. तो मेजर क्रॉप्स क्या हैं आपके एफपीओ के? समझ में आया? मोस्टली वेजिटेबल्स है, उसके साथ किन्नू। वेजिटेबल्स में 5-6 वैल्यू चेन्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। मेनली इसमें टोमेटो है, पोटैटो सीड एंड ग्रीन चिली, प्रोसेसिंग वैरायटीज जो दोनों हैं। टोमेटो में भी हम प्रोसेसिंग वैरायटी में ज़्यादा, हाइब्रिड्स में, और ग्रीन चिली, बासमती राइस, मेजर, और किन्नू या किन्नू जैसे मैंने बताया। तो मेजर ये वैल्यू चेन्स हैं। कुछ और इसके साथ जैसे ग्रीन पीस है, मटर के कुछ हैं, सीजनल जो क्रॉप्स हैं, बट मेजर हमारा ध्यान जो है इन 4-5 कमर्शियल क्रॉप्स पे। ओके, ठीक है, दैट मेक सेंस। एक क्वेश्चन है करमचंद जी के लिए, एक पार्टिसिपेंट का उनका सवाल है, कह रहे हैं आर योर इज योर ऑर्गेनाइजेशन ओपन टू टाइंग अप विद प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस टू स्प्रेड देयर इंफॉर्मेशन एंड वीडियोस टू लार्जर नंबर ऑफ फार्मर्स? मतलब कोई आप कोलैबोरेशंस मतलब कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के साथ में, जहाँ पे नॉलेज बेस को प्रोपेगेट करा जा सके लार्ज फार्मर बेस पे? कर्मचारी है अभी इस समय? ओके, आई एम नॉट श्योर। ठीक है। मुझे लगता है हमने काफी क्वेश्चंस ले लिए, मोटे मोटे ब्रॉडली जितने ये माइनर क्वेश्चंस भी आए ये कवर हो गए ब्रॉड लेवल पे आंसर्स में जो अभी शेयर हुए व्यूज में। So we can bring this Q&A session to the end, and we are also now close to our end of the webinar session. So if we try and sum up, क्या हुआ आज जो हमने डिस्कस किया है ये चीज़, जो डिजिटल इंटरवेंशंस की बात करमचंद जी ने स्टार्टिंग में शेयर करी थी कि किस तरीके से किसानों को AI मॉडल्स यूज़ करके फोरकास्ट उन्होंने शेयर करी है, इंक्लूडिंग वेदर फोरकास्ट जो था वो भी शेयर हुआ, पेस्ट फोरकास्ट शेयर हुए, और ख़ास तौर पे ड्रोन यूटिलाइज करके लोकस्ट का जो अटैक था उसको मैनेज करने में टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज़ हुआ है। ये काफ़ी सराहनीय है, और साथ में जो
वैल्यू एडिशन की बात करी, जैसे मशरूम का जो एग्जांपल दिया है, ये इस तरीके के एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इंस्पायरिंग है फार्मर के लेवल पे, कि वो सरकार का और पॉलिसी का सपोर्ट लेकर, खासतौर पर अमेठी में जहाँ पे प्रोग्राम्स काफ़ी ऑर्गेनाइज होते हैं फार्मर ट्रेनिंग के और एक्सटेंशन के, तो उसको लेकर वो आगे जानकारी लेके अपने आप को और बढ़ा सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल आल्सो। तो ये एक तो, और दूसरा जो पुनीत ने जो शेयर किया, सस्टेनेबिलिटी, टिकाऊ खेती किस तरीके से कंटिन्यू करी जा सके, क्योंकि टिकाऊ खेती जब चल सकती है जब उसके बायर उसका दाम देने को तैयार है और साथ में किसान को उस फसल का उसको उचित दाम मिले, या तो बायर उस दाम को दे या सरकार की तरफ से या पॉलिसी सपोर्ट की तरफ से कोई इंसेंटिव्स उसको मिले। तो ये एक जाल है जो जिसको अनटैंगलिंग करना जरूरी है। तो थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे या नेचुरल फार्मिंग पे, या जो उस तरीके की सेफ प्रोड्यूस की जो हम बात कर रहे हैं, और हर व्यक्ति उस तरीके का प्रोड्यूस कंज्यूम करना चाहता है, तो जब वो ग्राहक उसको पे करने के लिए तैयार होगा तो किसान भी उसको लगाने के लिए तैयार होगा। ये एक समझ में आती है। और स्कोप यहाँ पे है किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्वालिटी इम्प्रूव करी जाए, या बड़े प्रोग्राम्स को ढंग से मैनेज करा जा सके। ये पुनीत ने बड़े अच्छे से शेयर किया। एंड देन वी कम टू अमितेश, जिन्होंने सिक्की मॉडल एक उन्होंने एक्सप्लेन करा, जो हरियाणा में, खासतौर पर हरियाणा के रेफरेंस पे, जहाँ पे रिस्क मिटिगेशन किस तरीके से करा जा सकता है यूजिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे वो उन्होंने अपने एडवाइजरीज हैं और फार्म लेवल के, किसान के खेती के लेवल पे कॉन्ट्रैक्टेड रिस्क अश्योर कर, कॉन्ट्रैक्टेड वैल्यू उसकी अश्योर करते हैं, मतलब एक लिखित फॉर्मेट में, ताकि अगर नुकसान हो किसी कारणवश इतना सब एडवाइजरी और फोरकास्ट देने के बावजूद भी, तो वो उसकी भरपाई कुछ लेवल तक करी जा सके। ये एक अनोखा प्रोग्राम है अपने आप में, और ये एक्सप्लेन भी काफ़ी ढंग से करा है। तो ये उम्मीद है कि ये इस तरीके के इंटरवेंशंस और आगे बढ़ाए जा सकें। एंड जेटली जी ने भी ये एक्सप्लेन करके, एक छोटा किसान जो है किस तरीके से एक एफपीओ की तरह संस्था में बंद कर, कलेक्टिव एफर्ट बना के, एक कोऑपरेटिव, एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बना के अपनी स्ट्रेंथ्स को वो एनहांस कर पाए, अपनी सशक्तिकरण। इसी तरीके से होता है कि जब इकट्ठे हो जाते हैं तब हम नेगोशिएटिंग जो पावर होती है हमारी, जो हम बातचीत करने की जो पावर हमारी होती है, वो बढ़ जाती है। तो इनपुट्स में उन्होंने एडवांटेज लिया है, उन्होंने सेल्स में एडवांटेज लिया है, उन्होंने एक बेहतर टेक्नोलॉजी में एडवांटेज लिया, क्योंकि ग्रुप ऑफ फार्मर्स इकट्ठे हुए तो इम्प्लीमेंटेशन एक लार्ज लेवल पे हो पाया। तो छोटे किसान का सशक्तिकरण किस तरीके से करा जा सकता है कि एफपीओ के थ्रू, ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा उन्होंने शेयर किया। तो ये कुल मिला के ये आज का जो वेबिनार था, जो हम कह रहे थे कि किस तरीके से हम रूरल लाइवलीहुड्स, मतलब ग्रामीण लेवल पे किस तरीके से जीवनी का में बढ़ोतरी करी जाए, वो उस पे हम एक लेवल तक तो हमने काफ़ी डेलिब्रेशंस करके पहुंचे हैं कि उससे कुछ मापदंड निकले हैं, कुछ और रास्ते में निकले हैं, कुछ इंटरवेंशंस के तरीके निकले हैं। होपफुली ये टेक अवेज हमारे जो हैं यहाँ से, जो हमारे जो ऑडियंस है उसमें उनको कुछ इंस्पिरेशंस मिले होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी जो वो यूज़ कर पाएंगे। और ये प्रोग्राम हम इस तरीके से आगे भी और करेंगे इसी सब्जेक्ट्स पे, तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे। और ये जो आज की जो वेबिनार है, इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, तो ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दी जाएगी पार्टिसिपेंट्स को आपकी ईमेल आईडीज पे। आप लोग इसको फॉलो अप भी कर सकते हैं बाद में रेफर बैक करने के लिए। So in the end, I think I'd like to thank all our speakers, Mr. Karamchand, Mr. Puneet, Mr. C.P. Jetli, Mr. Amitesh, Mr.
इंद्रजीत, आई डोंट नो, somehow इंद्रजीत का वो इंटरनेट कनेक्शन लास्ट मोमेंट पे हैंग अप हो गया, तो ही कुड नॉट जॉइन, अदरवाइज स्टार्टिंग में वो साथ में थे। सो वी न्यू दैट कि वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट दैट समटाइम्स टेक्नोलॉजी का एक ये डिसएडवांटेज भी है जहाँ पे एडवांटेज होता है। तो दिस वन ऑफ द पिटफॉल्स, तो विल कम ओवर दैट, किसी और दिन फिर बैठेंगे इस चीज़ के लिए। तो शुक्रिया सभी का, बहुत अच्छा लगा आप जितने पार्टिसिपेंट्स आए। कीप ऑन शेयरिंग दीज थिंग्स एंड विल कम बैक टू यू अगेन, एंड थैंक यू अगेन टू ऑल द स्पीकर्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। Thank you, Sujay. Thank you, thanks all panelists and participants. Thank you, namaskar.